ऑनलाइन सक्सेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। 1857 की जो क्रांति है उसको हम प्रश्नों के माध्यम से पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, 1711 ईस्वी में प्रथम बार मराठों ने मंदसौर के निकट मेवाड़ी क्षेत्र से धन एकत्रित किया था। देखो 1711 में किया था और कब प्रथम बार मतलब सबसे पहले किया था और कहाँ से किया था? मंदसौर के निकट मेवाड़ी क्षेत्र से उन्होंने धन एकत्रित किया था। इस समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे? ऑप्शन है जगत सिंह द्वितीय, संग्राम सिंह द्वितीय, राज सिंह द्वितीय, भीम सिंह, या फिर ऑप्शन नंबर ई जो अभी एग्जाम में पूछा जाता है। कौन सा आप उत्तर नहीं देना चाहते हैं तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हमारा ऑप्शन नंबर है बी। इस समय जो मेवाड़ का शासक था वो था संग्राम सिंह द्वितीय। अब हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे 1857 की क्रांति को। मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात देश में उत्पन्न अराजकता से राजस्थान भी अछूता नहीं रहा। जब मुगल साम्राज्य का पतन हो गया तब राजस्थान में भी जो है अराजकता फैल गई थी। औरंगजेब की मृत्यु से उत्पन्न शक्ति रिक्तता, औरंगजेब की मृत्यु हो गई तब शक्ति क्या हो गई? रिक्त, मतलब मुगलों का शासन जो है खत्म होने को आ गया था। एक बार की तो मराठों ने भर दिया था, उसकी जगह जो ताकतवर कौन हो गए थे? मराठे हो गए थे। मराठों ने सबसे पहले जो है दक्षिण भारत में प्रभुत्व स्थापित करने के पश्चात मालवा और गुजरात में अपना प्रभाव स्थापित कर लिया था। सबसे पहले मराठों ने जो दक्षिण में अपनी शक्ति को स्थापित किया था, फिर बाद में वो मालवा और गुजरात की ओर आए थे। अतः अब उनके लिए राजस्थान में प्रवेश करना सहज हो गया था। पहले मालवा आए, फिर गुजरात आ गए, और गुजरात के नज़दीक क्या पड़ता है? राजस्थान पड़ता है। अब ये जो प्रश्न है वो यहाँ से पूछा गया है, मई 1711 ईस्वी में प्रथम बार मराठों ने मंदसौर के निकट मेवाड़ी क्षेत्र से धन एकत्रित किया था। सबसे पहले उन्होंने मराठा जो मंदसौर था उसके निकट मेवाड़ी क्षेत्र से धन एकत्रित किया था। इस घटना से चिंतित उदयपुर को मेवाड़ कहा जाता था। महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय थे ये। उन्होंने पहले जो है जयपुर के शासक जय सिंह से और बाद में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह से भी मराठा समस्या के बारे में विचार विमर्श किया। तो ये भी प्रश्न बन सकता है यहाँ से कि उन्होंने जयपुर के किस शासक से बात की? तो जयपुर के शासक थे जय सिंह और मुगल बादशाह थे मोहम्मद शाह से उन्होंने इस बारे में विचार विमर्श किया। 1724 ईस्वी के बाद राजस्थान में मराठा आक्रमणों में तेजी आई। इसी बीच अप्रैल 1734 में, इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बन रहा है, अप्रैल 1734 ईस्वी में बूंदी के पदच्युत का मतलब पद से हटा दिया गया था बुद्ध सिंह को। उन्होंने बुद्ध सिंह ने क्या किया था? मराठा सहायता प्राप्त की थी और उन्होंने दलील सिंह को हटाने के लिए मराठों से सहायता मांगी थी। ये राजस्थान में पहली बार है जब राजस्थान का आंतरिक मामला था उसमें मराठों को जो है आमंत्रित करने का ये पहला अवसर था। तो ये प्रश्न बनता है कई बार कि सबसे पहले किस रियासत ने जो है मराठों को आमंत्रित किया था। बाद में तो राजस्थान में मराठों का हस्तक्षेप जो है बढ़ता ही गया। ठीक है, इसमें से जो भी प्रश्न बनते हैं सबसे पहले तो ये आपको ध्यान रखना है, एक तो ये बूंदी वाला प्रश्न ध्यान रखना, और किसने बुलाया था? बुद्ध सिंह ने। किसको हटाने के लिए? दलील सिंह को हटाने के लिए। प्रश्न संख्या दूसरा है, किस रियासत के आंतरिक मामलों के आंतरिक संघर्ष के चलते 1734 ईस्वी में मराठों को जो है आमंत्रित किया गया? तो अभी इसका हमने आंसर देखा था। सबसे पहले किसने बुलाया था मराठों को? बूंदी रियासत ने बुलाया था। आगे बढ़ते हैं। 1735 ईस्वी में मालवा पर अधिकार करने के बाद मराठों को राजस्थान पर आक्रमण करने के लिए एक आसान मार्ग मिल गया। उन मराठों ने जो है 1735 ईस्वी में मालवा पे क्या कर दिया? अधिकार कर दिया। राजस्थान में मराठे सबसे पहले कोटा में, फिर मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में घुसपैठ कर वहाँ से धन पाने के बाद कुछ समय के लिए तो क्या हो गए? संतुष्ट हो गए, धन मिल गया था। लेकिन शीघ्र ही वे राजाओं को ही नहीं वरन सेठ साहूकारों को भी लूटने लगे। राजाओं से तो वो धन प्राप्त करते ही थे, इसके अलावा सेठ साहूकारों से भी वह धन प्राप्त करने लगे। उन्होंने राजस्थान के नरेशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना भी प्रारंभ कर दिया। जो आंतरिक मामले थे उनके खुद के, उसमें भी उन्होंने इंटरफेयर करना शुरू कर दिया था। बूंदी, जोधपुर, जयपुर रियासतों में उनका प्रवेश इसी बहाने हुआ था। सबसे पहले बूंदी में बुलाया था बुद्ध सिंह ने, फिर जोधपुर में भी हुआ, फिर जयपुर में भी इनका हस्तक्षेप जो है शुरू हो गया था। अगला प्रश्न है, चौथ एवं सरदेश मुखी क्या थे? मेवाड़ के प्रथम क्षेत्र के ठिकाने, मराठों द्वारा वसूले जाने वाले कर, जयपुर रियासत के दरबारी दीवान, मराठों द्वारा जैसलमेर में स्थापित सैन्य चौकियाँ। तो इसका सही उत्तर है चौथ और सरदेश मुखी थे। ये मराठों के द्वारा जो वसूले किए जाने वाले कर थे उनके ये नाम थे, चौथ और सरदेश मुखी। नादिर शाह के आक्रमण के समय भी मराठों ने हिंदू धर्म के नाम पर राजस्थान के राजाओं को संगठित करने का प्रयास किया था। जब नादिर शाह का आक्रमण हुआ था तब मराठों ने जो है राजस्थान के राजाओं को संगठित करने का प्रयास किया था, लेकिन मुगल दरबार में दलबंदी के कारण राजपूत शासक भी
परस्पर लड़ने लगे। इस प्रकार केंद्र में उत्पन्न शून्यता के पूर्ति के लिए मराठा राजस्थान में आने लगे। तो मराठा जो कहाँ पे आने लगे? राजस्थान में। मराठा का एक शासक था साहू, जिसका नाम था, उसने पेशवा बाजीराव को राजस्थान से चौथ और स्वदेश मुखी प्राप्त करने का आदेश दिया। 1732 ईस्वी में सवाई जय सिंह, जो कि मालवा का क्या था? सूबेदार था। सूबेदार मालवा का था कौन? सवाई जय सिंह। उसे जो है मराठों ने घेर लिया और जय सिंह ने पराजय स्वीकार कर ली थी और उसने मराठों को 28 परगने जो है वो देने पड़े थे। 1761 से 1791 के मध्य राजस्थान में राजपूत शासकों की कमजोर स्थिति के कारण विभिन्न राज्यों पर मराठों का प्रभुत्व स्थापित हो गया। तो ये आपको एक ध्यान रखना है। मालवा का सूबेदार कौन था? सवाई जय सिंह, जिसको मराठों ने हरा दिया था और उसको 28 परगने जो है मराठों को देने पड़े थे। अगला प्रश्न है, जुलाई 1734 ईस्वी को हुरडा सम्मेलन में भाग लेने वाली रियासतें नहीं थी। हुरडा में एक सम्मेलन हुआ था जिसमें सभी राजपूत शासक जो है एक हो गए थे और एक होने का उन्होंने विचार किया था, पर हुए नहीं थे, सफल नहीं हो गए थे। तो इसमें कौन सी रियासतें नहीं थी? तो जो थी वो आपको सब नाम याद रखने हैं। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, किशनगढ़, बीकानेर, सिरोही और टोंक। कौन सी रियासतें नहीं थी? तो इसमें जो थे सिरोही और टोंक नहीं थे, बाकी सभी थे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। जयपुर, जोधपुर थे, उदयपुर, कोटा थे, किशनगढ़, बीकानेर भी थे, और कौन कौन सी थी वो भी अपन देख लेते हैं। राजस्थान में बढ़ते मराठा हस्तक्षेप ने जयसिंह तथा अन्य राजपूत राजाओं की आंखें खोल दी थी। मराठों से मुक्ति पाने के लिए धन का सहारा लिया गया, पर जब धन लेने के बाद भी मराठों ने मालवा खाली नहीं किया तो पुनर्संगठित प्रयास किए जाने लगे। देखो, वो मराठों से मुक्ति पाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मराठों को धन दिया था, लेकिन मराठे जो है धन से भी नहीं मान रहे थे, उन्होंने मालवा खाली नहीं किया था। अब धन के बजाय शक्ति के प्रयोग से मराठों को राजस्थान से निकालने का निश्चय किया गया। जुलाई 1734 में जयपुर, अभी ये रियासतों के नाम याद रखने हैं, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, किशनगढ़, नागौर, बीकानेर, ये मुख्य रूप से रियासतें थी। और भी होगी पर ये आपको सब नाम याद रखने हैं। तो इसमें सिरोही और टोंक नहीं है। ये शासक जो है मेवाड़ में हुरडा नामक स्थान पर एकत्रित हुए थे 17 जुलाई 1734 को। ये डेट याद रखनी है। हुरडा सम्मेलन कब हुआ था? 17 जुलाई 1734 में हुआ था। एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर हुए जिसके अनुसार राजस्थान के सभी शासकों ने विपत्ति के समय सहयोग देने का वादा किया। सभी शासकों ने विपत्ति के समय सहयोग देने का वादा किया। वर्षा ऋतु के बाद मराठों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु रामपुरा में एकत्रित होना तय किया गया। कहाँ पे एकत्रित होना तय किया गया? रामपुरा में। किसी राजा के शत्रु को अपने राज्य में आश्रय या शरण न देने की शपथ ली गई। कोई भी राजा जो है अपने शत्रु को उसको शरण या आश्रय नहीं देगा, ये भी शपथ ली गई। परंतु इस सम्मेलन के वांछित परिणाम नहीं निकले। क्योंकि कारण क्या थे? कारण भी ध्यान में रखना। क्योंकि रियासती जो शासक थे ना, उसमें आपसी द्वेष था, वो आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहते थे। प्रतिभा संपन्न और क्रियाशील नेतृत्व का अभाव था। इसमें नेतृत्व का क्या था? अभाव था। कोई भी उसका नेतृत्व नहीं कर पा रहा था। रियासतों की स्वार्थी नीतियां और कार्य, ये भी सम्मेलन की असफलता के लिए उत्तरदायी थे। 1735 ईस्वी में मुगल सम्राट और राजपूत शासकों की सेनाओं ने मराठों को खदेड़ने का पुनः असफल प्रयास किया। कब? 1735 में प्रयास किया पर वो सफल नहीं हुए। पेशवा अक्टूबर 1735 ईस्वी में उत्तर भारत की यात्रा पर निकला। उसने महाराजा जगत सिंह का आतिथ्य स्वीकार किया और उपहार तथा चौथ का समझौता हुआ। फिर वह जयपुर आया। जय सिंह ने मराठों और मुगल सम्राटों में समझौता करवाना चाहा पर वह असफल रहा। पेशवा की राजस्थान यात्रा का परिणाम ये निकला कि मुगलों के साथ साथ राजपूत मराठों के भी करदाता बन गए। देखो, जो राजपूत थे ना, पहले मुगलों के तो करदाता थे ही, अब ये मराठों के भी करदाता बन गए थे। 1738 ईस्वी में मुगल सम्राट की ओर से निजाम को बिना युद्ध किए हुए दुराह सराय की अपमानजनक संधि करनी पड़ी। ये संधि उन्होंने जो है मुगल सम्राट की ओर से की गई, जिसके अनुसार मराठों को मालवा की सूबेदारी दी गई। मालवा जो था गुजरात के आसपास, उसको उसकी सूबेदारी किसको दी गई? मराठों को दी गई और 50 लाख रुपए प्राप्त हुए। 1742 ईस्वी में मराठों ने मारवाड़ में प्रविष्ट होकर, देखो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है यहाँ पे, 1742 में मराठे कहाँ प्रवेश कर गए? मारवाड़ में। और वहाँ पे उन्होंने सोजत, रायपुर और जेतारण परगनों से चौथ वसूल करना प्रारंभ किया। कब? 1742 ईस्वी में। 1787 ईस्वी में राजपूतों ने संगठित होकर तुंगा नामक स्थान पर मराठों को परास्त किया। इंपॉर्टेंट प्रश्न, तुंगा का युद्ध कब हुआ था? 1787 ईस्वी में। राजपूत शासक और मराठों के बीच में हुआ था और इसमें मराठों की हार हुई थी। 1791 ईस्वी के बाद मराठा शक्ति जो है धीरे धीरे क्षीण होने लगी। इस समय दक्षिण भारत में अंग्रेजों ने अपने पैर जमा लिए थे और वे राजस्थान में घुसने का प्रयास कर रहे थे। अब कौन प्रवेश करना चाहते थे? अंग्रेज प्रवेश करना चाहते थे। प्रश्न संख्या 5 है,
1742 ईस्वी में मराठों ने मारवाड़ रियासत में किन परगनों से चौथ जो है वसूल किया था? मेड़ता, डीडवाना, जेतारण, सोजत, रायपुर, जेतारण, खेड़, नगर, बाड़मेर, बनेड़ा, रिया और जूनिया। तो इसका सही उत्तर है सोजत, रायपुर और जेतारण। इन स्थानों से जो है 1742 में मारवाड़ रियासत के ये क्या थे? परगने थे। यहाँ से इन्होंने जो है चौथ वसूल किया था। किसने? मराठों ने। नाम याद रखना है, सोजत, रायपुर और जेतारण। तो इस प्रश्न का उत्तर जो था वो था सोजत, रायपुर और जेतारण। आगे हम पढ़ लेते थोड़ा। इस प्रश्नों के माध्यम से हम पूरी बुक पढ़ेंगे ताकि जो है आपको पूरा क्लियर हो सके कॉन्सेप्ट। राजस्थान के राज्य में उत्तराधिकार के संघर्ष और सामंती प्रतिस्पर्धा के कारण उनकी राजनीतिक स्थिति जो है कमज़ोर हो गई थी। राजस्थान में जो राजा थे उनकी राजनीतिक स्थिति क्या हो गई थी? कमज़ोर हो गई, क्योंकि उत्तराधिकार के लिए संघर्ष हो रहा था और सामंत जो थे ना उनमें भी प्रतिस्पर्धा हो गई थी। 1791 ईस्वी में अंबाजी इंगले ने मेवाड़ के महाराणाओं को सहयोग दिया। फलस्वरूप डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ आदि क्षेत्रों पर मेवाड़ के महाराणा का अधिकार हो गया। अंबाजी जो इंगले थे उन्होंने मेवाड़ के महाराणाओं को क्या दिया था? सहयोग दिया था। इसलिए जो है डूंगरपुर पे, बांसवाड़ा पे और प्रतापगढ़ पे मेवाड़ के महाराणा का अधिकार हो गया था। परंतु रियासती घरानों के आपसी वैमनस्य के कारण अंबाजी इंगले पूर्ण सफलता नहीं पा सके। उनको पूर्ण सफलता नहीं मिली क्योंकि रियासती जो घराने थे उसमें आपस में क्या हो रही थी? लड़ाई हो रही थी। 1795 ईस्वी में मेवाड़ पर चुंडावतों का अधिकार हो गया। 1795 में मेवाड़ पर किसका अधिकार हो गया? चुंडावतों का। अतः उनका अन्य शासकीय समूहों के साथ संघर्ष शुरू हो गया। 1802 में अमीर खां पिंडारी ने नाथ द्वारा पर अधिकार कर दिया। इंपॉर्टेंट, 1802 में अमीर खां पिंडारी ने, किसने? अमीर खां पिंडारी ने नाथ द्वारा पर अधिकार कर लिया। तो 1802 में किसने? अमीर खां पिंडारी ने कहाँ पर? नाथ द्वारा पर अधिकार कर लिया। भीमसेन रियासती घरानों के आपसी वैमनस्यों को नियंत्रित नहीं कर पाए। 1803 में मेवाड़ के शासक ने जयपुर नरेश के माध्यम से अंग्रेजों से संधि करने का प्रयास किया परंतु वह असफल रहे। 1803 में मेवाड़ का जो शासक था उसने जयपुर नरेश के माध्यम से अंग्रेजों से संधि करने का प्रयास किया था परंतु वह असफल रहा था। 1793 ईस्वी से 1813 ईस्वी के मध्य जोधपुर की अव्यवस्था का मुख्य कारण था सामंती प्रतिस्पर्धा, संकीर्णता और उत्तराधिकार का संघर्ष। ये सबसे पहला जोधपुर की अव्यवस्था का कारण था। दोनों ही पक्षों ने भाड़ेत सैनिकों को ऊंची धनराशि देकर अपनी ओर मिलाने का प्रयास किया। परिणामतः राज्य आर्थिक संकट में गिर गया था। मतलब दोनों ओर के जो पक्ष थे ना, सामंत और राजा, वो भाड़े के ऊपर जो सैनिक आ रहे थे उनको रुपये पैसा देकर अपनी ओर मिलाने का प्रयास कर रहे थे। इसलिए राज्य में जो है आर्थिक संकट आ गया था। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम जयपुर के किस महाराजा ने 1776 ईस्वी में अपने प्रतिनिधि को गवर्नर जनरल के पास भेजकर अंग्रेजों से मित्रता का प्रस्ताव रखने का प्रयास किया? तो सबसे पहले जो है जयपुर के किस शासक ने जो है अंग्रेजों से संधि करने का मतलब मित्रता करने का प्रस्ताव पेश किया था? तो वो किया था, इसमें उत्तर है अपना ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी सिंह ने जो है सबसे पहले ये प्रयास किया था। राजस्थान के शासकों ने मराठों के बढ़ते आतंक से मुक्ति पाने के लिए मराठों के शत्रु अंग्रेजों से मित्रता करने का प्रयास शुरू कर दिए। सर्वप्रथम जयपुर के महाराजा पृथ्वी सिंह ने 1776 ईस्वी में अपने एक प्रतिनिधि को गवर्नर जनरल के पास भेजा और अंग्रेजों से मैत्री की इच्छा प्रकट की। जोधपुर राज्य ने भी ऐसा ही प्रयास किया पर वह सफल नहीं हुआ था, असफल हो गया था। 1803 ईस्वी में अपनी नीति में परिवर्तन कर अंग्रेज भी राजपूत राज्यों से संधि करने के इच्छुक हो गए। नवंबर 1803 ईस्वी में अंग्रेज सेनापति लॉर्ड लेक ने राजस्थान की उत्तरी पूर्वी सीमा पर स्थित लासवाड़ी के रण क्षेत्र में सिंधिया को निर्णायक रूप से परास्त कर दिया। देखो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, लासवाड़ी का जो युद्ध था उसमें कब हुआ था? ये नवंबर 1803 में हुआ था। इसमें अंग्रेज सेनापति था लॉर्ड लेक, उसने जो है सिंधिया को पराजित कर दिया था। सिंधिया कौन था? ये मराठों का ये शासक था। मराठों की इस पराजय ने राजपूत शासकों के लिए मराठों की अधीनता से मुक्ति का स्वर्ण अवसर प्रदान किया। 1803 ईस्वी की संधि की शर्तों में तय किया गया कि दोनों एक दूसरे के प्रति मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखेंगे, कंपनी इन राज्यों से खिराज नहीं लेगी। 1803 की संधियाँ किसके बीच में हुई थी? राजाओं के और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप भी नहीं करेगी, ये अंग्रेज और उनके बीच में जो है शर्त हुई थी। इन राज्यों की सुरक्षा का जो दायित्व है कंपनी पर होगा, कंपनी का मतलब अंग्रेज। अन्य राज्यों से विवाद जो है कंपनी की सहायता से सुलझाए जाएंगे, अन्य राज्यों के साथ में जो भी विवाद है वो कंपनी के द्वारा सुलझाए जाएंगे इत्यादि जो है शर्तें हुई थी। भरतपुर, अलवर, जयपुर और जोधपुर आदि ने इन संधि पर हस्ताक्षर कर लिए। ये नाम आपको याद रखने हैं, कौन कौन से?
भरतपुर, अलवर, जयपुर और जोधपुर, इन्होंने इस संधि पर हस्ताक्षर कर लिए थे। भरतपुर, अलवर, जयपुर और जोधपुर। 1811 ईस्वी में सैटन के स्थान पे चार्ल्स मेटकॉफ दिल्ली का रेजिडेंट बना। देखो पहले जो है था वो दिल्ली का रेजिडेंट कौन था, सैटन था, उसके स्थान पे मेटकॉफ बना था। चार्ल्स मेटकॉफ कब बना, 1811 ईस्वी में। उसने गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो को सुझाव दिया कि मराठों, अमीर खां और पिंडारियों की विध्वंसकारी कार्यवाहियों को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश संरक्षण में राजपूत राज्यों का एक संघ बना लिया जाए। वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे पहले राजपूत राज्यों का एक संघ बना लिया जाए, ये किसने कहा था, चार्ल्स मेटकॉफ ने सुझाव दिया था। किसको दिया था, गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो को दिया था। अगला प्रश्न हमारे सामने, 1803 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा तैयार किए गए संधि पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली रियासतें कौन सी थी। 1803 में जो है हस्ताक्षर करने वाली रियासतें कौन सी थी, जयपुर, उदयपुर, अलवर, भरतपुर, भरतपुर, अलवर, जयपुर, किशनगढ़, भरतपुर, अलवर, जयपुर और जोधपुर, भरतपुर, जयपुर, बीकानेर और कोटा। तो इसका उत्तर है सी, भरतपुर, अलवर, जयपुर और जोधपुर। अभी हमने पढ़ा था भरतपुर, अलवर, जयपुर और जोधपुर। ठीक है, तो ये आपको नाम अच्छे से याद रखना है, भरतपुर, अलवर, जयपुर और जोधपुर। अगला प्रश्न है, चार्ल्स मेटकॉफ किस स्थान का रेजिडेंट था, मालवा का, भरतपुर का, दिल्ली का या अजमेर का। तो अभी हमने पढ़ा था चार्ल्स मेटकॉफ कहाँ का था, दिल्ली का। ये 1811 में बना था और किसकी जगह बना था, सैटन की जगह पर बना था। प्रश्न संख्या 9 है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ब्रिटिश संरक्षण में राजपूत राज्यों का एक संघ बना लिया जाए, ये सुझाव गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो को किसने दिया था, चार्ल्स मेटकॉफ ने, लॉर्ड लेक ने, मेलकम ने, कर्नल जेम्स टॉड ने। तो इसका सही उत्तर है चार्ल्स मेटकॉफ ने ये सुझाव दिया था। 10वां प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय रियासतें और शासकों को सम्मिलित किया जाए। यहाँ ये एक सूची 1 में रियासतें लिखी हुई है, सूची 2 में शासक लिखे हुए हैं। तो 1857 की क्रांति में कौन सी रियासत का शासक कौन था, वो नाम आपको सब अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले है कोटा, तो कोटा का था राम सिंह, तो पहले का कौन सा हो जाएगा, दूसरा। ठीक है, जोधपुर का था इस समय तख्त सिंह, तो दूसरे का हो जाएगा चौथा। और भरतपुर का था उस टाइम जसवंत सिंह, और उदयपुर का था स्वरूप सिंह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कोटा का राम सिंह, जोधपुर का तख्त सिंह। वापस देख लीजिए एक बार, कोटा का कौन था, राम सिंह था, और जोधपुर का था तख्त सिंह, भरतपुर का था अपना जसवंत सिंह, और उदयपुर का था स्वरूप सिंह। तो उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी। अब कौन कौन से शासक थे वो अपन सब देख लेते हैं, और सब आपको अच्छे से याद करना। कोटा का था राम सिंह, जोधपुर का था तख्त सिंह, बार बार रिवीजन करेंगे तो याद हो जाएंगे। भरतपुर का था जसवंत सिंह, और उदयपुर का था स्वरूप सिंह। जयपुर का था राम सिंह द्वितीय। देखो कोटा का भी राम सिंह है और जयपुर का भी राम सिंह है, पर जयपुर में आपको याद याद रखना राम सिंह द्वितीय याद रखना। सिरोही, सिरोही फॉर शिव सिंह याद रखना लेना। धौलपुर का भगवंत सिंह, बीकानेर का सरदार सिंह, ये जो है 1857 की क्रांति के समय जो है राजस्थान से बाहर भी गए थे अंग्रेजों को सहायता देने के लिए। करौली का मदन पाल था, टोंक का था नवाब वजीरुद्दौला, बूंदी का था राम सिंह, बूंदी का भी राम सिंह है, कोटा का भी राम सिंह है, और जयपुर का राम सिंह द्वितीय है। अलवर का विनय सिंह, जैसलमेर का रणजीत सिंह, झालावाड़ का पृथ्वी सिंह, प्रतापगढ़ का दलपत सिंह, बांसवाड़ा का लक्ष्मण सिंह, और डूंगरपुर का उदय सिंह। सारे नाम अच्छे से आपको रिवीजन करके अच्छे से याद करना है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon. ऑनलाइन सक्सेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे, जिसका ये पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 आपने नहीं देखा तो वो ज़रूर देखें। प्रश्न संख्या 11 है, 1857 की क्रांति के समय के रियासत और शासकों को सही सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में रियासतों के नाम है और सूची 2 में शासकों के नाम है। पिछले वीडियो में हमने विभिन्न रियासतों और उसके शासकों के नाम देखे थे। अगर आपने वो नहीं याद किए तो वापस आपको याद करने हैं। पहला है जयपुर। जयपुर के जो उस टाइम शासक थे वो थे राम सिंह द्वितीय। जयपुर के शासक कौन थे, राम सिंह द्वितीय थे। सिरोही के आपको याद रखना है, सिरोही फॉर शिव सिंह याद रखना है, तो इसका हो जाएगा शिव सिंह। ठीक है, इसका 2 नंबर, इसका 1 नंबर। और धौलपुर का जो शासक था वो था भगवंत सिंह, और बीकानेर का शासक था सरदार सिंह। तो 2 1, इसका 4 नंबर और इसका 3 नंबर।
तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी। अब हम इन सभी शासकों को वापस एक बार देख लेते हैं, कौन सी रियासत का शासक था। सबसे पहले हम देखेंगे कोटा का शासक था राम सिंह। जोधपुर का शासक था तख्त सिंह। भरतपुर का था जसवंत सिंह। उदयपुर के शासक थे स्वरूप सिंह। जयपुर के शासक थे राम सिंह द्वितीय। सिरोही का शिव सिंह थे। धौलपुर का था भगवंत सिंह। बीकानेर के थे सरदार सिंह। करौली के शासक थे मदन पाल। टोंक के थे नवाब वजीरुद्दौला। बूंदी के शासक थे राम सिंह। अलवर के शासक थे विनय सिंह। जैसलमेर के शासक थे रणजीत सिंह। झालावाड़ का था पृथ्वी सिंह। प्रतापगढ़ के थे दलपत सिंह। बांसवाड़ा के थे लक्ष्मण सिंह और डूंगरपुर के थे उदय सिंह। ये सभी शासक आपको अच्छे से याद करने हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 12। इसमें भी वही सेम प्रश्न पूछा गया है। एक तरफ रियासतों के नाम है, दूसरी तरफ शासक के नाम है। तो सबसे पहले है करौली के शासक थे मदन पाल, आपको याद रखना है, इसका हो जाएगा 4 नंबर। टोंक के आपको याद रखना है वजीरुद्दौला, नवाब वजीरुद्दौला, तो इसका हो जाएगा 3 नंबर। बूंदी के जो शासक थे वो थे राम सिंह, तो इसका हो जाएगा 2 नंबर। और अलवर के जो शासक थे वो थे विनय सिंह, तो इसका हो जाएगा 1 नंबर। तो सही उत्तर है 4, 3, 2, 1, बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। 1857 की क्रांति के समय रियासत व शासकों को सही सम्मिलित कीजिए। देखिए सबसे पहले है जैसलमेर के जो शासक थे वो थे रणजीत सिंह, आपको याद रखना है, इसका हो जाएगा 5 नंबर। फिर है झालावाड़ के जो शासक थे वो थे पृथ्वी सिंह, तो इसका हो जाएगा 1 नंबर। नेक्स्ट है प्रतापगढ़ के जो शासक थे वो थे दलपत सिंह, तो आपको इसका दलपत सिंह याद रखना है। फिर है बांसवाड़ा के जो शासक थे वो थे लक्ष्मण सिंह, इसका हो जाएगा लक्ष्मण सिंह। और डूंगरपुर के जो शासक थे वो थे उदय सिंह। तो हमने लगभग जो है सारे रियासतें और शासकों के जो शासक थे उसको हमने प्रश्नों के माध्यम से अच्छे से देख लिया है। तो इसका सही उत्तर है बी, 5, 1, 3, 2, 4। अगला प्रश्न है सिरोही रियासत ने अंग्रेजों के साथ संधि किस वर्ष की थी। सिरोही ने अंग्रेजों के साथ संधि कब की थी? 1803 में, 1817 में, 1818 में, 1823 में। तो इसका सही उत्तर है 1823 में। इससे संबंधित और क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं वो हम देख लेते हैं। तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड हेस्टिंग्स सभी विरोधियों का दमन करके भारत में कंपनी की सर्वोच्च सत्ता स्थापित करना चाहता था, किंतु यह तभी संभव था जब होलकर और सिंधिया को उनके राज्यों में सीमित कर दिया जाता और पिंडारियों की शक्ति का दमन किया जाता। इसके लिए राजपूत राज्यों को संरक्षण में लेना अंग्रेजों के लिए अनिवार्य था। जो राजपूत राज्य थे उनको संरक्षण में लेना वो अंग्रेज चाहते थे, क्योंकि ये राज्य ही सिंधिया, होलकर और पिंडारियों के प्रभाव के क्षेत्र में थे। सिंधिया, होलकर और जो पिंडारी थे वो राजस्थान के राजपूत राज्यों के ऊपर अपना प्रभाव जमाए हुए थे। अतः अंग्रेजों ने 5 नवंबर 1817 ईस्वी को होलकर से नई संधि करके राजस्थान के राज्यों के साथ संधि करने का अधिकार प्राप्त कर लिया। इधर मेटकॉप का निमंत्रण मिलते ही करौली, कोटा, उदयपुर, बीकानेर, किशनगढ़, जयपुर, जैसलमेर आदि ने कंपनी से संधि कर ली। सबसे अंत में 1823 ईस्वी में सिरोही राज्य से संधि की गई। सबसे लास्ट में संधि किसने की थी? सिरोही ने। इस प्रकार 1817 ईस्वी से 1823 ईस्वी के दौरान राजस्थान पर स्थापित ये ब्रिटिश अधिपत्य 1947 ईस्वी में स्वतंत्रता प्राप्ति तक अक्षुण्ण रहा। अंग्रेजों ने जो इनके साथ में संधियाँ की तो ये 1947 तक इसके साथ में संधियाँ जो है चलती रही। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 है आश्रित पार्थक्य नीति जो 1817 से 1818 के तहत हुई थी, उन संधियों की शर्तों के संबंध में कौन सा कथन इसमें से सही है वो हमें देखना है। रियासती शासकों ने अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्वीकार कर ली थी, ये कथन सही है। जो रियासती शासक थे उन्होंने अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्वीकार कर ली थी। अंग्रेजों ने रियासती राजाओं का वंशानुगत राज्याधिकार स्वीकार नहीं किया था, तो ये कथन गलत है। उन्होंने वंशानुगत राज्याधिकार जो है स्वीकार किया था। अंग्रेजों ने बाहरी आक्रमण के समय राज्य की सुरक्षा और आंतरिक शांति स्थापित रखने का आश्वासन दिया था, ये कथन सही है। रियासत में नियुक्त पॉलिटिकल एजेंट राज्य कार्यों में हस्तक्षेप करेंगे, ये गलत है, ये हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ये इनकी संधि की शर्तें थी। तो इसमें बोला है कौन सी कथन सही है, तो इसका कथन जो सही है वो है 1 और 3। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी।
अब इससे संबंधित और क्या क्या प्रश्न बनते हैं वो भी देख लेते हैं। 19वीं सदी के आरंभ में जो है 20 रियासतें थी। 19वीं सदी जब प्रारंभ हुई, राजस्थान में कितनी रियासतें थी? 20। 20 में से देखो 17 तो थी राजपूत, ये सब याद रखना है आपको। 2 थी जाट रियासतें और 1 थी मुस्लिम शासक द्वारा शासित थी। इन राज्यों के साथ की गई संधियों में कुछ सामान्य शर्तें थी तो कुछ विशिष्ट, जो उस राज्य से संबंधित थी। संधि की सामान्य शर्तें इस प्रकार थी, ये सब सामान्य शर्तें थी। संधि द्वारा रियासती शासकों ने अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्वीकार कर ली थी। अंग्रेजों ने रियासती राजाओं का वंशानुगत राज्याधिकार स्वीकार कर लिया था। अंग्रेजों ने बाहरी आक्रमण से प्रत्येक राज्य की सुरक्षा करने और आंतरिक शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने में सहायता का आश्वासन दिया था। संधि करने वाले प्रत्येक राज्य में एक अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट रखना तय किया गया। साथ ही ये आश्वासन भी दिया गया कि पॉलिटिकल एजेंट जो है उनके राज कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ब्रिटिश संरक्षण के बदले रियासती शासकों को उनकी विदेश नीति अंग्रेजों को सौंपनी पड़ी। देखो, इनको संरक्षण दे रहे थे ना, इसलिए जो विदेश नीति थी, मतलब दूसरे राज्यों के साथ में जो बातचीत करने का काम है वो अंग्रेज करते थे। और अपने आपसी विवादों को अंग्रेजों की मध्यस्थता हेतु प्रस्ताव करने का वादा करना पड़ा। अगर 2 राज्यों के बीच में विवाद है तो बीच में कौन आएंगे? अंग्रेज आएंगे। ये सब शर्तें उन्होंने रखी थी। आवश्यकता पड़ने पर रियासती शासक अपने राज्यों के समस्त सैनिक साधन अंग्रेजों के सुपुर्द कर देंगे। देखो, अगर ज़रूरत पड़ी, कितनी अच्छी बात बोली है यहाँ पे, देखो कैसी शर्तें रखी अंग्रेजों ने। अगर आवश्यकता पड़ी तो रियासती शासक जो है अपने राज्यों के समस्त सैनिक संसाधन या सैनिक साधन अंग्रेजों को सुपुर्द करने होंगे। ये सब बातें वहाँ पे बोली गई। अंग्रेजों को वार्षिक खिराज देने संबंधी धारा सभी राज्यों को संधियों में अलग अलग थी। अलग अलग जो है वार्षिक उनको कर देना पड़ता था। खिराज की राशि निर्धारित, खिराज का मतलब कोई कर वगैरह होगा, उसकी राशि थी। निर्धारित करने के लिए मराठों को दिए जाने वाले खिराज को आधार बनाया गया था। ब्रिटिश संरक्षण स्वीकार करने के फलस्वरूप राजस्थान के रियासती नरेशों को सुरक्षा तो प्राप्त हो गई थी, परंतु उन्हें स्वतंत्रता जो है अपनी खोनी पड़ी थी, क्योंकि इनमें अंग्रेज जो थे हस्तक्षेप करते थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। राजपूताना में सामंतों द्वारा राहदारी एवं दाना पानी शुल्क जो है किससे वसूला जाता था? किसानों से, व्यापारियों से, पिंडारियों से या मराठाओं से? जो सामंत से थे ये कर किससे वसूलते थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, व्यापारियों से जो है राहदारी और दाना पानी शुल्क जो है वसूला जाता था। उपरोक्त संधियों का राजस्थान के राज्यों पर जो है बहुविध प्रभाव पड़ा। कंपनी सरकार को नियमित रूप से खिराज देने से राजस्थान के राज्यों की आर्थिक स्थिति, राजस्थान के राज्यों की जो आर्थिक स्थिति है वो कमज़ोर हो गई थी, क्योंकि वो नियमित उसको खिराज देती थी कंपनी सरकार को। पॉलिटिकल एजेंट राज्य में व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर निरंतर हस्तक्षेप करते थे। वो ऐसा बोलते हम व्यवस्था बनाए रख रहे हैं, इसलिए वो उसके नाम पे क्या हस्तक्षेप भी करते थे। शासन कार्य और अधिकारों में आई कमी के कारण राजा शासन संबंधी कार्यों के प्रति जो है उदासीन हो गए थे, क्योंकि अंग्रेज वो शासन में हस्तक्षेप करने लगे थे। ऐसी परिस्थितियों में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट राज्य में तानाशाह बन गए थे। कंपनी द्वारा खिराज वसूलने के अलावा समय समय पर कई खर्चे बलात् थोप दिए जाते थे। अंग्रेजों ने राज्यों के आर्थिक साधनों पर भी अधिकार करने का प्रयास किया था। नमक उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र सांबर झील और मेवाड़ के अफीम उत्पादन के क्षेत्रों पर भी उन्होंने अधिकार कर लिया था। शांति और व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर लगभग सभी राज्यों में अंग्रेजी सैनिक टुकड़ियां स्थापित कर दी गई, जिनका खर्च भी संबंधित राज्यों को ही वहन करना पड़ता था। देख लो, उसमें अंग्रेज की जो सैनिक टुकड़ियाँ होती थी वो स्थापित कर दी गई और उनका खर्च भी राजा को वहन करना पड़ता था। भारी खिराज पर ब्याज और अन्य खर्चों के थोपे जाने के फलस्वरूप राज्यों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। राजस्थान के शासकों ने मराठा आतंक से सुरक्षा और अपने सामंतों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ही अंग्रेजों के साथ में 1818 ईस्वी की संधि की थी। क्यों की थी? एक तो मराठा आतंक से सुरक्षा प्राप्त करनी थी और अपने जो सामंत थे उन पे उनको नियंत्रण स्थापित करना था, इसलिए उन्होंने अंग्रेजों के साथ में संधियाँ की थी। संधि संपन्न होने के बाद राजपूत शासकों ने अंग्रेजों की सहायता से सामंतों की शक्ति कुचलने का प्रयास किया। कालांतर में अंग्रेजों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिनसे सामंतों की स्थिति जो है कमज़ोर हो गई। यथा सामंतों की सैनिक सेवा के बदले अब उनसे नकद रुपया वसूल करने का निश्चय किया गया। जागीर क्षेत्रों में सामंतों को कई विशेष अधिकार प्राप्त थे, जैसे जागीरों के निवासी अपने सामंत की आज्ञा के बिना किसी दूसरे स्थान पर नहीं बस सकते थे। ये जागीरदारों को जो है उसमें जागीर क्षेत्रों में सामंत थे उनको विशेष अधिकार दिए गए थे। सामंत जो है व्यापारियों से राहदारी और दाना पानी आदि शुल्क वसूल करके उसके बदले व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान करते थे। जो व्यापारी लोग थे उनसे ये शुल्क वसूलते थे, कर वसूलते थे, एक तो राहदारी और एक दाना पानी, और इसके बदले वो व्यापारियों को क्या करते थे? सुरक्षा प्रदान करते थे।
उनके इन विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया गया। 19वीं सदी के पूर्वार्ध तक जागीर क्षेत्र का नेतृत्व सामंतों के पास में था। 19वीं सदी जब आ रही थी तो सबसे ज़्यादा जो ताकतवर रहे जागीर क्षेत्र में वो सामंत थे। समाज में उनकी प्रतिष्ठा भी बढ़ी चढ़ी थी, किंतु 19वीं सदी के अंत तक जागीर क्षेत्रों में सामंतों के नेतृत्व में कमी आई। अब वे उतने प्रभावशाली नहीं रहे 19वीं सदी के अंत तक। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। अंग्रेजों ने खाली जगह रियासत के शासक खाली जगह को पद से हटाकर वृंदावन भेज दिया था। अंग्रेजों ने कौन सी रियासत के किस शासक को पद से हटाकर वृंदावन भेज दिया था? बीकानेर के तेज सिंह को, डूंगरपुर के जसवंत सिंह को, भरतपुर के किशन सिंह को, मेवाड़ के भीम सिंह को। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, डूंगरपुर के जसवंत सिंह को उन्होंने अंग्रेजों ने पद से हटा दिया था और कहाँ भेज दिया था? वृंदावन भेज दिया था। अंग्रेजों ने डूंगरपुर के शासक जसवंत सिंह को गद्दी से हटाकर प्रतापगढ़ के शासक के पौत्र दलपत सिंह को वहाँ का शासक बना दिया था। उसको जसवंत सिंह को कहाँ भेज दिया? वृंदावन। और प्रतापगढ़ का जो शासक था उसका पोता था दलपत सिंह, उसको वहाँ का शासक बना दिया। इससे वहाँ की जनता में ब्रिटिश सरकार के प्रति घृणा उत्पन्न हो गई। इसी प्रकार जब अंग्रेजों ने जयपुर की राजमाता भटियाणी को अधिकारच्युत किया, मतलब उनके अधिकारों से उनको हटा दिया, जयपुर की राजमाता भटियाणी को करने का प्रयास किया, तो वहाँ के लोगों ने क्रुद्ध होकर कप्तान ब्लैक की हत्या कर दी। ये अच्छा प्रश्न बनता है कि किसने जो है किस रियासत के शासक किस रियासत की जनता ने जो है कैप्टन ब्लैक की हत्या कर दी थी? तो वो जयपुर आएगा इसका आंसर। कोटा में अंग्रेजों ने तत्कालीन कोटा में उस समय के जो महाराव थे किशोर सिंह, उसके विरुद्ध रियासत के जो फौजदार थे जालिम सिंह, उसका समर्थन किया था। अंग्रेजों ने महाराव किशोर सिंह के विरुद्ध में थे फौजदार जालिम सिंह, उसका उन्होंने समर्थन किया था, जिससे कोटा के हाड़ा राजपूत जो है अंग्रेजों के विरुद्ध, कोटा के हाड़ा राजपूत ये अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार लेकर उठ खड़े हुए। अलवर और भरतपुर रियासतों में अंग्रेजों ने हस्तक्षेप कर वहाँ अवयस्क राजकुमारों को गद्दी पर बैठा दिया, क्योंकि शासक के अवयस्क होने की स्थिति में अंग्रेजों को राज्य के प्रशासन पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का अवसर मिल जाता था। अलवर और भरतपुर में अंग्रेजों ने क्या किया? जो अवयस्क राजकुमार थे ना, जो वयस्क नहीं थे, उसको गद्दी पर बैठा देते थे, क्योंकि वो पूरे राज्य का प्रशासन जो है उसके ऊपर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। जोधपुर के जो महाराजा थे मान सिंह, वो भी ब्रिटिश सरकार के घोर विरोधी थे। उनके प्रयत्नों से अन्य रियासतों में भी ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध असंतोष पनपने लगा। तो आपको इसमें से काफ़ी चीज़ें याद रखनी, अच्छी सी चीज़ें हैं, प्रश्न बन सकते हैं। 18वां प्रश्न है सत्य कथन बताना है। 19वीं सदी के पूर्वार्ध तक सामंत शक्तिशाली थे। तो ये कथन सही है। 19वीं सदी से पहले सामंत जो है शक्तिशाली थे, 19वीं सदी के अंत तक जो है वो कमज़ोर पड़ गए थे। शांति व्यवस्था के नाम पर गठित अंग्रेज सैनिक टुकड़ियों का खर्च राजाओं को वहन करना पड़ता था। ये भी कथन सही है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सत्य है। प्रश्न संख्या 19 है किस रियासत के उत्तराधिकार विवाद के समय आम जनता ने नाराज होकर अंग्रेज कप्तान ब्लैक की हत्या कर दी थी? तो इसका हमने अभी पढ़ा था। इसका आंसर है जयपुर। जयपुर की राजमाता जो थी भटियाणी, उसके अधिकारों से उसको चेत करने का प्रयास किया था, तब वहाँ की जनता ने जो है कप्तान ब्लैक की हत्या कर दी थी। प्रश्न संख्या 20 है कोटा में अंग्रेजों ने महाराव किशोर सिंह के विरुद्ध किस फौजदार का समर्थन किया था? कोटा के महाराव थे किशोर सिंह, उसमें एक उसके विरुद्ध में फौजदार था जिसका समर्थन किसने किया था? अंग्रेजों ने। उमेर सिंह, गिरधर सिंह, जालिम सिंह या अभय सिंह? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जालिम सिंह। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon. सभी साथियों का स्वागत है। प्रश्न संख्या 21 है 1857 की क्रांति के समय कोटा रियासत के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? पहला ऑप्शन है ईडन, मेजर बर्टन, मॉरिसन, जेडी हॉल या फिर अनुत्रित। तो 1857 की क्रांति के समय जो कोटा रियासत के पॉलिटिकल एजेंट थे वो थे मेजर बर्टन। तो आपको याद रखना कोटा बटन, कोटा का बटन ऐसे याद रख लेना। तो कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मेजर बर्टन था। अब अपन सभी जो रियासतें हैं उसके पॉलिटिकल एजेंट के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले कोटा का आपको याद रखना मेजर बर्टन। जोधपुर के थे मैक मैसन। भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट था मॉरिसन और मैक मैसन में आपको डिफरेंस ध्यान रखना। जोधपुर का था मैक मैसन, 2 शब्द याद रखने, और भरतपुर का था मॉरिसन।
जयपुर का था ईडन, और उदयपुर का था सावर्स आर, सिरोही का था जेडी हॉल। ठीक है, ये सभी आपको पॉलिटिकल एजेंट के नाम याद रखें। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। 1857 की क्रांति के समय जोधपुर रियासत के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? मैकमेसन, मेजर बर्टन, मॉरिसन, ईडन या फिर ऑप्शन नंबर ई। तो जोधपुर रियासत का पॉलिटिकल एजेंट कौन था वो आपको ध्यान रखना है। इसका उत्तर है मैकमेसन। अभी हमने देखा था जोधपुर रियासत का पॉलिटिकल एजेंट कौन था, मैकमेसन था। मेजर बटन किसका था, तो वो अभी हमने देखा था ये कोटा का था। प्रश्न संख्या 23 है। 1857 की क्रांति के समय भरतपुर रियासत के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मैकमेसन। मैकमेसन अभी हमने देखा था ये किसका था, जोधपुर का था। ठीक है, सावर्स आर, मॉरिसन या फिर ईडन या फिर अनुत्तरित। तो भरतपुर का पूछा है यहाँ पे, तो भरतपुर का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, मॉरिसन। मॉरिसन कहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था? भरतपुर का था। 1857 की क्रांति के समय जयपुर रियासत के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? मेजर बर्टन, ये कहाँ का था? ये था कोटा का था। मैकमेसन, ये था जोधपुर का। तो जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? वो था ईडन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 1857 की क्रांति के समय उदयपुर रियासत के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? जेडी हॉल, ईडन। ईडन अभी हमने बताया ये कहाँ का था? जयपुर का था। मैकमेसन, ये कहाँ का था? जोधपुर का था। तो उदयपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट था वो था सावर्स आर। 1857 की क्रांति के समय सिरोही रियासत के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? मैकमेसन कहाँ का था? सारे अभी आपको याद हो जाएंगे। जोधपुर का था। सावर्स कहाँ का था? ये मेवाड़ का या फिर उदयपुर का। मेवाड़ भी आ सकता है या फिर उदयपुर भी आ सकता है। ईडन कहाँ का था? ईडन था जयपुर का। ईडन था जयपुर का। तो लास्ट ऑप्शन कौन सा रहा? सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? जेडी हॉल। ये सारे आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27। 1857 के विद्रोह से पूर्व ही अंग्रेजों के विरुद्ध बिगुल बजाने वाले आधुनिक राजस्थानी कवि कौन थे? कवि बाकीदास, गांगजी सांधू, राघोदास, सूर्यमल मिश्र। 1 2 1 2 3 1 और 4 1 2 3 4। तो ये सारे के सारे आधुनिक राजस्थानी कवि जो थे वो 1857 के विद्रोह से पहले ही अंग्रेजों के विरुद्ध बिगुल बजाने वाले थे। नाम याद रखना है, कवि बाकीदास, गांगजी सांधू, राघोदास और सूर्यमल मिश्र। इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ लेते हैं। ये बुक से अपन पढ़ रहे हैं और फिर क्वेश्चन भी अपन देख रहे हैं। राजनीतिक आधिपत्य स्थापित करने के पश्चात अंग्रेज सरकार ब्रिटिश भारत की भांति राजस्थान पर भी सांस्कृतिक विजय प्राप्त करने को उत्सुक हो उठी। ब्रिटिश सरकार ने सामाजिक सुधार के लिए प्रचलित परंपराओं, रीति रिवाज और कुरीतियों को समाप्त करने के लिए विशेष कदम उठाए। इन कुरीतियों में कन्यावध, दास प्रथा, सती प्रथा सम्मिलित थे। इस दिशा में उठाए गए कदमों से जनता ये समझने लगी कि अंग्रेज राजस्थान के सामाजिक ढांचे को विघटित करना चाहते थे। अंग्रेजों की सामाजिक और सामान्य जीवन में हस्तक्षेप की नीति ने जनता में असंतोष उत्पन्न किया। ये राजस्थान में जितनी भी प्रथाएं चल रही थी उन प्रथाओं को समाप्त करने में जो अंग्रेजों ने काम किया था। इसलिए यहाँ पे जो जनता थी उनको लग रहा था कि ये हमारे सामाजिक और सामान्य जीवन में क्या कर रही है? हस्तक्षेप कर रही है। इसलिए जनता में असंतोष उत्पन्न हो गया था। इस प्रकार हम देखते हैं कि 1818 की संधि के बाद अंग्रेजों द्वारा राजस्थान के राज्यों के प्रशासन में अवांछनीय हस्तक्षेप, राज्यों का जो प्रशासन था उसमें अंग्रेजी जो है हस्तक्षेप कर रहे थे। आर्थिक संसाधनों पर भी उनका आधिपत्य हो गया था। अंग्रेजों द्वारा वसूल की जाने वाली वार्षिक खिराज की राशि, खिराज का मतलब ये एक कर था, धनराशि देनी पड़ती थी। सामंतों के विशेष अधिकारों पर कुठाराघात और राजस्थान के सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप ने सर्वत्र असंतोष को जन्म दिया। राजा, सामंत और साधारण जनता सभी वर्ग अंग्रेजों से असंतुष्ट थे। ईसाई मत के प्रचारकों की संदिग्ध गतिविधियों के कारण अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र में यह विचार पनपने लगा कि अंग्रेज हिंदुओं का मतांतरण कर उन्हें जबरदस्ती ईसाई बनाने के लिए प्रयत्नशील है। इससे उनमें ब्रिटिश सत्ता के प्रति तीव्र आक्रोश उत्पन्न हो गया। ब्रिटिश विरोधी भावनाओं को पनपाने में राजस्थान के कवियों और साहित्यकारों ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके द्वारा ऐसे शासकों की निंदा की गई जो ब्रिटिश सत्ता के भक्त थे। ऐसे जो शासक थे उनकी निंदा की गई इन कवियों के द्वारा। उन शासकों और सामंतों की प्रशंसा की गई जो ब्रिटिश सत्ता के विरोधी थे। जो ब्रिटिश सत्ता का विरोध कर रहे थे उनकी उन्होंने क्या की? प्रशंसा की। ऐसे कवियों में कवि बाकीदास, राघोदास,
साधु गांगजी और महाकवि सूर्यमल मिश्र आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। इससे स्पष्ट है कि भारत में क्रांति प्रारंभ होने से पूर्व ही देशी रियासतों में ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध तीव्र असंतोष व्याप्त था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28। 1857 की क्रांति के संबंध में सत्य कथन है। 1857 के समय राजपूताना में 6 सैनिक छावनियां थी, तो ये कथन इसमें सही है। इन सैनिक छावनियों में लगभग 5000 सैनिक थे, ये भी सही है। यहाँ कोई भी अंग्रेज सैनिक नहीं था, ये भी कथन सही है। और यहाँ 30 के लगभग अंग्रेज अधिकारी थे। तो चारों के चारों कथन क्या है, सही है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। सन 1857 की क्रांति आरंभ होने के समय राजस्थान में अंग्रेज सैनिकों की 6 छावनियाँ थी, जो नाम आपको याद रखना है। नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरनपुरा और खेरवाड़ा, ये 6 सैनिक छावनियाँ थी। नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर और एरनपुरा और खेरवाड़ा, इन सब छावनियों में लगभग जो है 5000 सैनिक थे उस टाइम में। और किसी भी छावनी में कोई भी अंग्रेज सैनिक नहीं था, सभी भारतीय सैनिक थे। और केवल 30 अंग्रेज अधिकारी उसमें थे 6 छावनियों में। मेरठ में क्रांति की सूचना जैसे ही राजस्थान के एजीजी को प्राप्त हुई, उसने देशी रियासतों के शासकों को ये आवश्यक निर्देश भेजे कि वे क्रांतिकारियों को अपने राज्य में न घुसने दे और जो भी ब्रिटिश सत्ता का विरोध करे उनका कठोरतापूर्वक दमन करे। सबसे पहले क्रांति की शुरुआत कहाँ पे हुई थी, मेरठ में। वहाँ से सूचना जैसे ही राजस्थान में मिली तो राजस्थान का जो एजीजी था उसने देशी रियासतों के शासकों को क्या भेजे, निर्देश भेजे कि क्रांतिकारियों को राज्य में घुसने न दिया जाए और जो भी ब्रिटिश सत्ता का विरोध करता है उसको आप कठोरतापूर्वक क्या करेंगे, दमन करेंगे। ये सब चीज़ें उस समय हुई थी। अगला प्रश्न है 1857 के समय राजपूताना में 6 सैनिक छावनियाँ थी, सही युग्म है। पहला युग्म है नसीराबाद और नीमच, ये दोनों थी। टोंक इसमें नहीं थी, ठीक है। एरनपुरा इसमें थी। ब्यावर इसमें था, ब्यावर इसमें सॉरी नहीं था, हाँ ब्यावर भी था, खेरवाड़ा भी था ना, ये सब थी इसमें, टोंक नहीं था इसमें। और देवली भी थी और अजमेर इसमें नहीं था। तो ऑप्शन नंबर 2 और 4 इसमें डिलीट हो जाएंगे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 और 3। तो सी इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 30। नसीराबाद सैन्य छावनी से संबंधित सैन्य टुकड़ियाँ कौन कौन सी थी। नसीराबाद जो सैनिक छावनी थी उसमें कौन कौन सी सैनिक टुकड़ियाँ रहती थी। पहला ऑप्शन है 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, या फिर 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री और ये बम्बई लांचर्स। तो इसका जो उत्तर है वो है इसमें एक तो थी अपने 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी, 30वीं भी थी और बम्बई लांचर्स थी। ये 34वीं बंगाल इन्फेंट्री इसमें नसीराबाद में नहीं थी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4, सी इसका सही उत्तर है। अब नसीराबाद की क्रांति से संबंधित अपन पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं, इससे क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। नसीराबाद में क्रांति, राजस्थान में क्रांति का सूत्रपात, ये एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा जाता है। राजस्थान में क्रांति का सबसे पहले सूत्रपात कहाँ हुआ, सबसे पहले क्रांति कहाँ से शुरू हुई, नसीराबाद से हुई। अब इसके कारण क्या क्या थे। सबसे पहला कारण, उस समय नसीराबाद में 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, एक तो ये थी सैनिक टुकड़ियाँ, और भारतीय तोपखाने की सैनिक टुकड़ी थी, और पहली बम्बई लांचर्स के सैनिक वहाँ पे विद्यमान थे। मेरठ विद्रोह की सूचना से 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने सोचा कि ये सारी कार्यवाही भारतीय सैनिकों को कुचलने के लिए की गई है तथा तोपें भी उनके विरुद्ध प्रयोग करने के लिए तैयार की गई, अतः उनमें विद्रोह की भावना जागृत हो गई। तो सबसे पहले जो कौन सी सैनिक टुकड़ी ने विरोध किया था, वो किया था 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने। दूसरा कारण, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की एक टुकड़ी काफ़ी समय से अजमेर शस्त्रागार की रक्षा कर रही थी। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की एक टुकड़ी थी, वो अजमेर का जो शस्त्रागार था वहाँ की रक्षा कर रही थी, और संदेह के कारण वहाँ से नसीराबाद भेज दिया गया 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की एक टुकड़ी को। इससे सैनिकों के मन में ये धारणा बन गई कि उन पर अविश्वास किया जा रहा है, अतः वह ब्रिटिश अधिकारियों से नाराज हो गए। तीसरा कारण था, इन दिनों बाजारों और छावनियों में बंगाल और दिल्ली के संदेशवाहक साधु और फकीरों के वेश में राजस्थान आए और उन्होंने चर्बी वाले कारतूसों के विरुद्ध प्रचार कर विद्रोह का संदेश प्रचारित किया। भारतीय सैनिकों ने सोचा कि अंग्रेज उन्हें धोखे से ईसाई बनाना चाहते थे। इस धार्मिक भावना के कारण भी उत्तेजना फैली। भारतीय सैनिकों पर नियंत्रण रखने के लिए बाहर से यूरोपियन सेना को बुलाया गया और कुछ तोपें भी मंगवाई गई। इस तथ्य को गुप्त रखा गया और बाद में जब ये बात प्रकट हो गई तो सेना में भी उत्तेजना फैल गई।
इन्हीं कारणों से 28 मई 1857, ये डेट याद रखनी है, नसीराबाद में क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 28 मई 1857 को। किसने की थी? 15वीं बटालियन नेटिव इन्फेंट्री ने, के सैनिकों ने तोप खाने पर जो है अधिकार कर लिया था। सारी छावनी में भगदड़ मच गई, सैनिकों ने शस्त्रागार को लूट लिया। अंग्रेज सैनिक अधिकारियों मेजर स्पॉटिसवुड और कर्नल न्यूबरी की हत्या कर दी गई। ये नाम याद रखने दोनों, मेजर स्पॉटिसवुड और कर्नल न्यूबरी की हत्या कर दी गई। लेफ्टिनेंट लॉक और कप्तान हार्डी ये दोनों घायल हो गए थे। मरे कौन थे और घायल कौन हुए थे, सब नाम याद रखने, और चारों के नाम याद रखने कौन कौन अंग्रेज अधिकारी नसीराबाद से संबंधित थे। मरे कौन थे? मेजर स्पॉटिसवुड और कर्नल न्यूबरी, और घायल कौन हुए थे? लेफ्टिनेंट लॉक और कप्तान हार्डी। अंग्रेज अधिकारियों ने नसीराबाद से भागकर जो है बियावर में शरण ली थी। चर्च और अधिकारियों के बंगले में आग लगा दी गई और खजाने की तिजोरियां भी तोड़ दी गई पर इन विद्रोही सैनिकों ने 4 ब्रिटिश अधिकारियों के अलावा रक्त की एक बूंद भी नहीं बहाई। जो ये 4 अधिकारी थे, इनको ही ज़्यादा नुकसान पहुंचा था और किसी का भी खून इन्होंने नहीं बहाया था। छावनी को तहस नहस करने के बाद विप्लवी सैनिकों ने अविलंब दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। 18 जून 1857 ईस्वी को विप्लवी जो है, ये जो क्रांतिकारी थे वो कहाँ पहुँच गए? दिल्ली पहुँच गए 18 जून 1857 को। दिल्ली में डेरा डाले, अंग्रेजी पलटन पर पीछे से आक्रमण कर दिया, जिसमें अंग्रेज जो है परास्त हो गए। तो ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं नसीराबाद सैनिक छावनी से संबंधित। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31। नसीराबाद का विद्रोह जो है कब हुआ था? 28 मई 1857 को किस सैनिक टुकड़ी के नेतृत्व में हुआ था? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री या 44वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री? तो ये किसके नेतृत्व में हुआ था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के नेतृत्व में ये विद्रोह हुआ था। प्रश्न संख्या 32 है, नसीराबाद सैनिक छावनी से संबंधित अंग्रेज अधिकारी जो विद्रोह में मारे गए कौन कौन से थे? लेफ्टिनेंट लॉक और कप्तान हार्डी, ये तो घायल हुए थे। ऑप्शन नंबर बी है मेजर स्पॉटिसवुड और कर्नल न्यूबरी, यही मारे गए थे। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और डोनाल्ड और इनका इनसे कोई संबंध नहीं है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 33 है, नसीराबाद छावनी से संबंधित अंग्रेज अधिकारी थे। नसीराबाद छावनी से संबंधित कौन कौन अंग्रेज अधिकारी थे? मेजर स्पॉटिसवुड, कर्नल न्यूबरी, कप्तान हार्डी, लेफ्टिनेंट लॉक। तो ये सारे के सारे इससे संबंधित थे। मरे कौन कौन थे? तो एक तो मेजर स्पॉटिसवुड मरा था और एक कर्नल न्यूबरी था। ये दोनों जो है वो घायल हो गए थे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सारे के सारे इससे संबंधित थे। अगला प्रश्न लेते हैं, नसीराबाद के विद्रोही 18 जून 1857 को अपने किस पड़ाव पर पहुंच गए थे? तो 18 जून 1857 को वो पटियाला, ग्वालियर, मेरठ या दिल्ली, तो ये पहुंच गए थे दिल्ली। वहां पर उन्होंने अंग्रेजों पर आक्रमण किया था और अंग्रेजों की हार हुई थी उसमें। प्रश्न संख्या 35 है, नीमच छावनी का विद्रोह कब हुआ? 28 मई 1857 को, ये तो नसीराबाद में हुआ था। 31 मई 1857 को, 3 जून 1857 को, 16 अक्टूबर 1857 को। तो नीमच में जो विद्रोह हुआ था वो हुआ था 3 जून 1857 को। नीमच क्रांति से संबंधित अपन और भी सारे जो प्रश्न बनते हैं वो सब हम देख लेते हैं। नसीराबाद की क्रांति की सूचना जब नीमच पहुंची तो 3 जून 1857 ईस्वी को नीमच के सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया। क्रांतिकारियों ने छावनी को लूट लिया और इसमें आग लगा दी। नीमच से छावनी को लूटने के बाद क्रांतिकारी नीमच से रवाना होकर सरकारी बंगलों को लूटते हुए उसमें आग लगाते हुए शाहपुरा पहुंचे। शाहपुरा के शासक ने क्रांतिकारियों को भोजन और ठहरने की सुविधा प्रदान की थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कहाँ के शासक ने उनको भोजन और ठहरने की सुविधा उत्पन्न की थी? वो है शाहपुरा। इसके पश्चात क्रांतिकारी नीबा हेड़ा पहुंचे, जहाँ की जनता ने उनका बड़ा स्वागत किया। तत्पश्चात क्रांतिकारी यहाँ से देवली, टोंक, आगरा होते हुए कहाँ पहुंचे? दिल्ली पहुंचे। मार्ग में अनेक स्थानों पर जनता ने क्रांतिकारियों का स्वागत किया तथा क्रांतिकारियों की संख्या में भी काफ़ी वृद्धि हो गई। नीमच से क्रांतिकारियों के चले जाने के पश्चात एजीजी लॉरेंस के निर्देश पर कप्तान सावर्स ने कोटा, बूंदी और मेवाड़ की राजकीय फौजों की सहायता से 8 जून 1857 ईस्वी को नीमच पर पुनः अधिकार कर लिया। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, किसके निर्देश पे? एजीजी लॉरेंस के निर्देश पे। और किसने किया था? कप्तान सावर्स ने। कहाँ की सेना? कोटा, बूंदी और मेवाड़ की राजकीय सेनाओं की सहायता से कब? 8 जून 1857 को नीमच पर पुनः अधिकार कर लिया। तो ये सारे प्रश्न आपको अच्छे से ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 36 है, नीमच के विद्रोहियों का दिल्ली जाते समय कहाँ के शासक ने विशेष सहयोग
किया था। जो विद्रोही दिल्ली जा रहे थे उस टाइम कहाँ के शासक ने विशेष सहयोग किया था? बेंगू, देवली, शाहपुरा, टोंक या फिर अनुत्तरित? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, शाहपुरा के शासक ने जो है विशेष सहयोग किया था इसका। तो 36वें का आंसर है सी। देवली सैनिक छावनी को लूटने वाले विद्रोही कहाँ के थे? देवली सैनिक छावनी को जो लूटा था वो सैनिक कहाँ के थे? नसीराबाद के, नीमच के, टोंक के, जयपुर के या अनुत्तरित? तो ये जो देवली सैनिक छावनी को लूटने वाले थे वो थे नीमच के ये विद्रोही थे। प्रश्न संख्या 38 है, नीमच विद्रोही के चले जाने के बाद एजीजी लॉरेंस के निर्देश पर कप्तान सावर्स ने कोटा, बूंदी और मेवाड़ की राजकीय सेना की सहायता से नीमच पर अधिकार कब किया था? 5 जून 1857 को, 8 जून 1857 को, 22 जुलाई 1857 को, 22 अक्टूबर 1857 को? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 8 जून 1857 को उन्होंने नीमच पर पुनः अधिकार कर लिया था। कहाँ की सेना थी? कोटा, बूंदी और मेवाड़। किसके निर्देश पे? एजीजी लॉरेंस के निर्देश पे। किसने? कप्तान सावर्स ने। नीमच की क्रांति से संबंधित और क्या क्या डिटेल है वो भी अपन देख लेते हैं। नसीराबाद के बाद क्रांति की अग्नि जो है नीमच में भी प्रज्वलित हुई। 3 जून 1857 की रात्रि 11 बजे भारतीय सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। उन्होंने तोपखाने पर अधिकार करके छावनी को घेर लिया और उसमें आग लगा दी। इसी समय खबर आई कि मेवाड़ का जो पॉलिटिकल एजेंट था वो था कप्तान सावर्स। वो बेदला एक स्थान का नाम है, उसके राव थे बख्त सिंह। उसके नेतृत्व में सेना लेकर नीमच आ रहा है, ये उनको सूचना मिली थी। कौन आ रहा था? कप्तान सावर्स। किसके नेतृत्व में? राव बख्त सिंह के नेतृत्व में। इस पर विद्रोही सिपाहियों ने लूट का माल लेकर बैंड बजाते हुए छावनी से कूच किया। कूच का मतलब वहाँ से भागे। इन सिपाहियों ने देवली पहुँचकर वहाँ की छावनी को भी लूटा। कहाँ की छावनी को लूटा? देवली की छावनी को लूटा। यहाँ से विद्रोही सिपाही टोंक फिर कोटा होते हुए दिल्ली पहुंचे और दिल्ली के क्रांतिकारियों से मिलकर अंग्रेजी सेना पर आक्रमण किया। सावर्स की सहायता के लिए मेवाड़ का एजीजी जॉर्ज लॉरेंस भी आ गया, किंतु तब तक क्रांतिकारी दिल्ली के लिए कूच कर चुके थे। नीमच के जो लगभग 40 अंग्रेज थे, जिसमें औरतें और बच्चे थे भी सम्मिलित थे, इधर उधर जंगल में भटकते, भूखे प्यासे और भयभीत और आतंकित हुए डूंगला गांव में पहुंच गए। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। ये जो 40 अंग्रेज अधिकारी थे जिसमें बच्चे और औरतें थी, कौन से गांव में पहुंचे? डंगला गांव में, जहां पे एक किसान था, रुगाराम नामक एक किसान ने उन्हें शरण दी थी। क्रांतिकारी भी उनका पीछा करते हुए वहां पहुंचे, परंतु इस बीच पॉलिटिकल एजेंट सावर्स मेवाड़ी सेना के साथ डुंगला गांव पहुंच गया। उसने इन अंग्रेज औरतों व बच्चों को सुरक्षित उदय पर पहुंचा दिया और महाराणा ने उन्हें पिछोला झील में बने जग मंदिर में ठहराया और राज्य की ओर से उनकी सुरक्षा का कड़ा प्रबंध किया गया। तो ये सारी प्रश्न आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसमें एक तो ये ध्यान रखना है, 40 जो अंग्रेज अधिकारी थे कौन से गांव में गए? डुंगला गांव में। कौन से किसान ने उनको शरण दी? रुगाराम किसान ने। फिर वहाँ पे कौन सा अधिकारी आया? सावर्स आया, पॉलिटिकल एजेंट। और वो औरतों को और बच्चों को कहाँ लेके गया? उदयपुर में। उदयपुर के महाराणा थे, उन्होंने उसको पिछोला झील के जग मंदिर में ठहराया और उनकी सुरक्षा का कड़ा प्रबंध किया। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 39, 1857 के समय अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह की आवाज़ बुलंद करने का कार्य कहाँ के जागीरदारों ने किया था? जागीरदारों के बारे में पूछा है। कौन सी जगह के वो जागीरदार थे? भरतपुर, कोटा, मारवाड़, बीकानेर या फिर अनुत्तरित? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मारवाड़ के जो जागीरदार थे उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह की आवाज़ बुलंद करने का काम किया था। अब एरिनपुरा और अहुआ की क्रांति के बारे में पढ़ लेते हैं। अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा उठाने और उनकी सत्ता को चुनौती देने का काम मारवाड़ के जागीरदारों ने किया। एरिनपुरा में स्थित जोधपुर की सैनिक टुकड़ी, एरिनपुरा में कौन सी टुकड़ी थी? जोधपुर की सैनिक टुकड़ी थी। उसको जब नसीराबाद में हुई क्रांति की सूचना मिली तो उसने भी 21 अगस्त 1857 इसको ये डेट याद रखनी है। एरिनपुरा में क्रांति की शुरुआत कब हुई? 21 अगस्त 1857 को हुई थी। को क्रांति का बिगुल बजा दिया। क्रांतिकारियों ने एरिनपुरा स्टेशन को लूटा और मारवाड़ के रास्ते दिल्ली की ओर रवाना हो गए। जब क्रांतिकारी पाली पहुंचे तो अहुआ क्या था? ये पाली जिले में एक गांव था। अहुआ के ठाकुर कौन थे? कुशाल सिंह थे। कुशाल सिंह ने उन्हें अपनी सेवा में ले लिया। अहुआ का ठाकुर मारवाड़ का शक्तिशाली सामंत था एक। वह अंग्रेजों एवं जोधपुर के महाराजा दोनों का विरोधी भी था। ऐसा कहा जाता है कि मेवाड़ और मारवाड़ के अनेक सामंत अपनी सेनाएं लेकर कुशाल सिंह की सहायता के लिए अहुआ पहुंचे थे। मेवाड़ और मारवाड़ के अनेक सामंत अपनी सेनाएं लेकर कुशाल सिंह की सहायता के लिए अहुआ आ पहुंचे थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40, एरिनपुरा छावनी के सैनिकों ने विद्रोह कब किया था? 18 जून 1857 को, 21 अगस्त 1857 को, 31 अक्टूबर 1857 को, 22 सितंबर 1857 को? इसका सही उत्तर है, अभी हमने देखा था 21 अगस्त 1857 को जो है एरिनपुरा में विद्रोह हुआ था।
आगे और पढ़ लेते हैं एडिनपुरा सैनिक सामने में क्या क्या हुआ था। जोधपुर के महाराजा ने सिंघवी कुशल राज के नेतृत्व में एक फौज अंग्रेजों का दमन करने हेतु अहुआ भेजी थी। किसके नेतृत्व में भेजी थी? सिंघवी कुशल राज के नेतृत्व में। किसने भेजी? जोधपुर के महाराजा ने। 8 सितंबर 1857 ईस्वी को अहुआ के ठाकुर व क्रांतिकारियों की संयुक्त सेना ने जोधपुर की राजकीय फौज को पराजित कर दिया। 8 सितंबर 1857 को युद्ध हुआ था जिसमें अहुआ के ठाकुर और क्रांतिकारियों की संयुक्त सेना ने जोधपुर की जो राजकीय सेना थी उसको पराजित कर दिया था। इस संघर्ष में किलेदार था अनाड़ सिंह या अनाड़ सिंह भी बोला जाता है इसको, ये मारा गया तथा सिंघवी कुशल राज जो था वो जान बचाकर भाग गया। जोधपुर फौज की तोपें व बहुत सारी युद्ध सामग्री क्रांतिकारियों के हाथ लगे। इस घटना के कुछ समय पश्चात ही एजीजी लॉरेंस एक सेना लेकर स्वयं अहुआ आया और 18 सितंबर 1857 को लॉरेंस की सेना और क्रांतिकारियों के बीच भीषण संघर्ष हुआ जिसमें लॉरेंस को पराजय का सामना करना पड़ा। दोनों युद्धों में जो है वो अंग्रेज हार गए थे। ब्रिटिश फौज को परास्त करने के बाद क्रांतिकारी दिल्ली की ओर कूच कर गए। जॉर्ज लॉरेंस अहुआ की पराजय को भूला नहीं था, इसलिए अहुआ के ठाकुर से बदला लेने के लिए उसने ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में एक विशाल सेना अहुआ की ओर भेजी और 20 जनवरी 1858 ईस्वी को ब्रिगेडियर होम्स ने अहुआ पर आक्रमण कर दिया। किसके नेतृत्व में? ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में। कब आक्रमण किया अहुआ पर? 20 जनवरी 1858 को। दोनों सेनाओं के बीच भीषण संघर्ष हुआ और इस संघर्ष के दौरान ठाकुर कुशाल सिंह अहुआ के किले को छोड़कर सलूम्बर चला गया। कहाँ चला गया? सलूम्बर, याद रखना आपको। उसके जाते ही ब्रिटिश फौजों ने अहुआ के किले पर अपना अधिकार कर लिया। अंग्रेजों में बदले की भावना इतनी प्रबल थी कि उन्होंने पूरे गांव को पूरी तरह लूटा और अहुआ के किले को, अहुआ का जो किला था ना, उसको बारूद से उड़ा दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने अहुआ के मंदिरों और मूर्तियों को पूरी तरह नष्ट कर दिया और वहाँ के निवासियों पर भीषण अत्याचार किए। तो ये थी अपनी अहुआ की जो क्रांति थी, एडिनबरा और अहुआ की। 1857 में अहुआ के इसी दरवाजे पर लटकाया गया अंग्रेज का एक सिर है, यहाँ पे लटकाया गया था। तो आगे के प्रश्न अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो आपको अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon. सभी साथियों का ऑनलाइन सक्सेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। प्रश्न संख्या 41 है, सैनिक छावनियों में विद्रोह को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले कहाँ पे हुई थी, उसके बाद कहाँ हुई थी, वो आपको देखना है। तो इन सभी ऑप्शन में अपन सीधा आंसर देखते हैं। सबसे पहले जो क्रांति हुई थी वो हुई थी नसीराबाद में। नसीराबाद के बाद में क्रांतिकारी गए थे नीमच में। नीमच से फिर वो देवरी सैनिक छावनी को लूट लिया उन्होंने, फिर गए थे वो एरिनपुरा में। मतलब ये क्रांति का क्या है, क्रम है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लेने वाली सैनिक छावनियाँ कौन सी थी? तो नीमच में क्रांति हुई थी। खेरवाड़ा में कोई भी क्रांति नहीं हुई थी। देवली में हुई थी। और अगला ऑप्शन है ब्यावर, तो ब्यावर में भी क्रांति नहीं हुई थी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नीमच किस में नहीं हुई थी, है ना, यही पूछा है। तो कहाँ पे नहीं हुई थी? खेरवाड़ा में नहीं हुई थी और ब्यावर में नहीं हुई थी। तो 42वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 43 है, मारवाड़ के विद्रोहियों जो 1857 में हुआ था का नेतृत्व किसने किया था? जोध सिंह, कुशाल सिंह, पृथ्वी सिंह या शिव सिंह? तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो हमारा है, वो है कुशाल सिंह। कुशाल सिंह ने जो है मारवाड़ के विद्रोहियों का नेतृत्व किया था। अब ये जो मारवाड़ में क्रांति हुई थी उसके बारे में हम एक बार वापस देख लेते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था, फिर भी एक बार हम वापस देख लेते हैं। तो एरिनपुरा और अहुआ की क्रांति। अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा उठाने और उनकी सत्ता को चुनौती देने का काम मारवाड़ के जो जागीरदार थे उन्होंने किया था। एरिनपुरा में स्थित जोधपुर की सैनिक टुकड़ी को जब नसीराबाद में हुई क्रांति की सूचना मिली तो एरिनपुरा में क्रांति हुई थी। 31 अगस्त 1857 ईस्वी को क्रांति का बिगुल बजा दिया। क्रांतिकारियों ने एरिनपुरा स्टेशन को लूटा और मारवाड़ के रास्ते दिल्ली की ओर रवाना हो गए। जब क्रांतिकारी पाली पहुँचे तो वहाँ पे एक अहुआ गांव था, उसके ठाकुर थे कुशाल सिंह। उन्हें अपनी सेवा में ले लिया।
अहुआ का जो ठाकुर था वो मारवाड़ का एक शक्तिशाली सामंत था, तो अंग्रेजों और जोधपुर के महाराजा दोनों का विरोधी था। ऐसा कहा जाता है कि मेवाड़ और मारवाड़ के अनेक सामंत अपनी सेनाएं लेकर कुशाल सिंह की सहायता के लिए अहुआ आ पहुँचे। जोधपुर के महाराजा ने एक सेना भेजी थी। जोधपुर के महाराजा ने सिंघवी कुशल राज के नेतृत्व में एक फौज अंग्रेजों का दमन करने हेतु अहुआ भेजी थी। 8 सितंबर 1857 ईस्वी को एक युद्ध हुआ था जिसको कहते हैं बिठोड़ा का युद्ध को अहुआ के ठाकुर और क्रांतिकारियों की संयुक्त सेना ने जोधपुर की राजकीय सेना को जो है पराजित कर दिया था। इस संघर्ष में किलेदार जो था अनार सिंह, या नाम मिलता अनाड़ सिंह, ये मारा गया था और सिंघवी कुशल राज था वो जान बचाकर वहाँ से भाग खड़ा हुआ। जोधपुर फौज की तोपें व बहुत सारी युद्ध सामग्री क्रांतिकारियों के हाथ लग गई। इस घटना के कुछ समय पश्चात ही AGG लॉरेंस एक सेना लेकर स्वयं अहुआ पहुंचा और 18 सितंबर 1857 को चेलावास का युद्ध हुआ था। इसमें लॉरेंस की सेना व क्रांतिकारियों के बीच भीषण संघर्ष हुआ था जिसमें लॉरेंस को भी पराजय का सामना करना पड़ा। ब्रिटिश फौज को परास्त करने के बाद क्रांतिकारी जो है दिल्ली की ओर कूच कर गए। जॉर्ज लॉरेंस अहुआ की पराजय को भुला नहीं पाया, इसलिए अहुआ के ठाकुर से बदला लेने के लिए उसने ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में एक विशाल सेना अहुआ की ओर भेजी और अहुआ का युद्ध हुआ था जिसको कहा जाता है अहुआ का युद्ध कहा जाता है 20 जनवरी 1858 को। इसमें ब्रिगेडियर होम्स ने जो है अहुआ पर आक्रमण कर दिया और दोनों सेनाओं के बीच भीषण संघर्ष हुआ। इस संघर्ष के दौरान जो है ठाकुर कुशाल सिंह अहुआ किले को छोड़कर सलूम्बर चला गया और उसके जाते ही ब्रिटिश फौजों ने अहुआ के किले पर अपना अधिकार कर लिया। अंग्रेजों ने बदले की भावना इतनी प्रबल थी कि उन्होंने पूरे गांव को बुरी तरह लूटा और अहुआ का जो किला था ना उसको पूरा बारूद से उड़ा दिया था। इतना ही नहीं, उन्होंने अहुआ के मंदिरों और मूर्तियों को पूरी तरह नष्ट कर दिया और वहाँ के निवासियों पर भीषण अत्याचार किए। ये थी अहुआ की क्रांति। अगला प्रश्न हमारे सामने है, प्रश्न संख्या 44। मारवाड़ के विद्रोहियों और अंग्रेजों के मध्य कौन कौन से युद्ध लड़े गए? पहला युद्ध है बिठोड़ा का युद्ध, 8 सितंबर 1857 को हुआ था, ये सही है। चेलावास का युद्ध हुआ था 18 सितंबर 1857 को, ये भी सही है। अहुआ का युद्ध हुआ था 20 जनवरी 1858 को, ये भी सही है। चौथा ऑप्शन है बहादुरपुर का युद्ध, ये कोई युद्ध नहीं हुआ था मारवाड़ के विद्रोही और अंग्रेजों के बीच में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3। ये दो जो है 3 युद्ध हुए थे मारवाड़ के विद्रोही और अंग्रेजों के बीच में। अगला पॉइंट लेते हैं हम। जोधपुर महाराजा तख्त सिंह ने किसके नेतृत्व में एक फौज मारवाड़ के विद्रोही क्रांतिकारियों का दमन करने हेतु भेजी थी? राम सिंह, कुशलराज सिंघवी, गुलाब सिंह, गिरधरदास भंडारी। तो महाराजा थे जोधपुर के, कौन थे? तख्त सिंह थे। उन्होंने सेना भेजी थी, ये भेजी थी कुशलराज सिंघवी के नेतृत्व में। 8 सितंबर 1857 को युद्ध हुआ था बिठोड़ा का युद्ध। इसमें मारवाड़ के राजा थे जो थे तख्त सिंह, उसका एक सेनापति मारा गया था, तो उसका नाम बताना है। कुशलराज सिंघवी, राम लखपत सिंह, भंडारी विजय, या अनाड़ सिंह, या फिर अनुत्रित। तो ये जो सेनापति मारा गया था उसका नाम था अनाड़ सिंह या फिर अनार सिंह। चेलावास के युद्ध में मारवाड़ के विद्रोही सैनिकों ने कुशाल सिंह के नेतृत्व में AGG जॉर्ज पैट्रिक को कब पराजित किया था? मतलब चेलावास का युद्ध कब हुआ था वो हमें बताना है। पहला ऑप्शन है 8 सितंबर 1857 को, ये तो हुआ था बिठोड़ा का युद्ध 18 सितंबर 1857 को, ये इस प्रश्न का उत्तर है। चेलावास का युद्ध कब हुआ था? 18 सितंबर 1857 को। अहुआ किले को जीतकर किले को तोड़ने वाला अंग्रेजी सेनापति कौन था? अहुआ किले को जीत लिया था और फिर उसको तोड़ दिया था। हीथकोट, मैकमॉसन, होम्स, जॉर्ज केई। तो इसका सही उत्तर है होम्स। होम्स ने जो है उस किले को बारूद से उड़ा दिया था। अहुआ का युद्ध हुआ था 20 जनवरी 1858 में, उसमें पराजय हो गई थी ठाकुर कुशाल सिंह की। उस ठाकुर कुशाल सिंह ने कहाँ के ठाकुर के पास शरण ली, वहाँ से वो भागे कहाँ गया था? सलूम्बर, बेंगू, लांबिया या पिपलिया। तो ये गए थे सलूम्बर। सलूम्बर के ठाकुर के पास में उन्होंने शरण ली थी। अगला प्रश्न है, राजपूताना में विद्रोह से पूर्व ही किस रियासत के शासक ने 27 मई 1857 को अपने अधीन सामंतों को पत्र लिखकर ब्रिटिश सैन्य कार्रवाई में सहयोग के निर्देश दिए थे? देख लीजिए, ऐसे राजपूताना के शासक थे जो विद्रोह मतलब क्रांति नहीं हुई थी उससे पहले ये जो है अपने सामंतों को पत्र लिख के बोल दिया था कि आपको ब्रिटिश सैन्य कार्रवाई में सहयोग करना है। ऐसे शासक थे वो, अंग्रेजों का साथ दे रहे थे वो। तो वो शासक कहाँ के थे? मारवाड़ के, मेवाड़ के, भरतपुर के या कोटा के? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी,
वो शासक जो थे वो कहाँ के थे, मेवाड़ के थे। मेवाड़ के राजा थे, उन्होंने अपने सामंतों को जो है ऐसे पत्र लिखे थे कि हमें ब्रिटिश जो अंग्रेज शासक है हमें उसकी सहायता करनी है। तो मेवाड़ के में क्रांति कैसी हुई थी उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। इस समय मेवाड़ की जनता में भी अंग्रेजों के विरुद्ध काफ़ी रोष था। मेवाड़ के अधिकांश सामंत, जो ज़्यादातर जो सामंत थे वो ब्रिटिश सत्ता के क्या थे, विरुद्ध थे। नसीराबाद में हुई क्रांति की सूचना उदयपुर पहुंच चुकी थी, अतः मेवाड़ की फौजें भी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए लगभग तैयार थी। किंतु मेवाड़ के महाराणा की सूझबूझ ने तथा अंग्रेज कप्तान सावर्स के कठोर रुख ने स्थिति को बिगड़ने से संभाल लिया। इस समय महाराणा व कंपनी की सरकार दोनों को ही मेवाड़ के सामंतों से भय था, अतः दोनों एक दूसरे के सहयोग करने के लिए बाध्य थे। ईजीजी के निर्देश पर मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने, मेवाड़ का जो महाराणा था वो कौन था उस टाइम, स्वरूप सिंह था, उन्होंने 27 मई 1857 को जो है अपने सभी सामंतों को पत्र भेजकर कहा कि वे ब्रिटिश सैनिक कार्रवाई में सहयोग करेंगे और पॉलिटिकल एजेंट कप्तान सावर्स के निर्देशों का पालन करेंगे। दूसरी ओर कप्तान सावर्स ने विरोधी सामंतों को चेतावनी देते हुए कहा कि जो भी शांति भंग करने का प्रयत्न करेगा उसे कठोर दंड दिया जाएगा। उन्होंने सामंतों को भी चेतावनी दे दी थी। यहाँ तक कि सलूम्बर के थे रावत केसरी सिंह, ये नाम याद रखना है। सलूम्बर के ठाकुर कौन थे, रावत केसरी सिंह थे। उन्होंने जब मेवाड़ के महाराणा के अधिकारों को चुनौती देते हुए कहा कि यदि 8 दिन में उसकी परंपरागत अधिकारों की मांगों को स्वीकार नहीं किया गया तो वह चित्तौड़ की गद्दी पर महाराणा के किसी प्रतिद्वंदी को बैठा देगा। ये जो है किसने चुनौती दी थी, रावत केसरी सिंह ने दी थी। किसको दी थी, मेवाड़ के महाराणा को। तब कप्तान सावर्स ने जो है रावत केसरी सिंह को वापस चेतावनी दी कि यदि उसने मेवाड़ के महाराणा के विरुद्ध किसी भी कार्यवाही में भाग लिया तो वे उसे उसकी जागीर से अपदस्थ कर राजपुताने से ही निष्कासित कर दिया जाएगा। तो ये कप्तान सावर्स ने भी वापस उसको चुनौती दे दी। कप्तान सावर्स की इस धमकी से रावत केसरी सिंह जो है शांत हो गए थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 51। 1857 के समय मेवाड़ में सलूम्बर और कोठारिया के ठिकानेदार क्रमशः कौन थे जिन्होंने क्रांतिकारियों का सहयोग किया था। सलूम्बर के अभी हमने पढ़ा था, सलूम्बर का था, सलूम्बर का और कोठारिया का, इसका उल्टा लिख दिया है शायद मैंने। सलूम्बर का था रावत केसरी सिंह था, हाँ सही है। अभी हमने पढ़ा था सलूम्बर के कौन थे, रावत केसरी सिंह थे, और कोठारिया के थे जोत सिंह। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी। आपको याद रखना है, सलूम्बर का था केसरी सिंह, रावत केसरी सिंह पूरा नाम है, और कोठारिया का जो ठाकुर था वो था जोत सिंह। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 52। कोटा में विद्रोह की योजना बनाने वाले क्रांतिकारी थे जयदयाल, मेहराब खां, रतनलाल, जियालाल। कूट है इसमें से, आपको देखना है कोटा की जो विद्रोह की योजना बनाई थी वो कौन थे। तो ये चारों ही थे, चारों नाम याद रखने हैं, जयदयाल, मेहराब खां, रतनलाल और जियालाल। अब कोटा की जो क्रांति हुई थी उसको हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। राजस्थान के राज्य में हुई 1857 की क्रांति में कोटा का जो है महत्वपूर्ण स्थान है। कोटा में विद्रोह का मुख्य कारण ये था कि पॉलिटिकल एजेंट जो था वो था मेजर बर्टन। उसने कोटा महाराव को क्या सलाह दी थी कि कुछ अफसर जो है वफादार नहीं है, उनका रवैया अंग्रेज विरोधी है, अतः वे ऐसे अफसरों को पदच्युत कर अंग्रेज अधिकारी को सौंप दे जिससे उन्हें उचित दंड दिया जा सके। तो जो पॉलिटिकल एजेंट था मेजर बर्टन, उसने कोटा महाराव को सलाह दी थी कि कुछ अफसर जो है वफादार नहीं है, उसको पद से हटा दो और हमें सौंप दो। मेजर बर्टन ने जिन अफसरों को सौंपने की मांग की थी उसमें कौन कौन थे, जयदयाल था, रतनलाल था, जियालाल था आदि और प्रमुख थे। मेजर बर्टन द्वारा महाराव को जो सलाह दी गई थी वह किसी प्रकार महाराव की फौज और फौज के अधिकारियों पर प्रकट हो गई। फलस्वरूप फौज के सभी सिपाही जो है क्रोध से पागल हो उठे और उन्होंने मेजर बर्टन से बदला लेने का निश्चय किया। अब प्रश्न बनता है कोटा में क्रांति कब हुई, तो आपको ये डेट याद रखनी है। 15 अक्टूबर 1857 को कोटा के सैनिकों ने क्रांति का बिगुल बजा दिया। कोटा के सैनिकों ने क्रांतिकारियों के साथ रेजिडेंसी को घेर लिया और उसमें आग लगा दी। क्रांतिकारियों ने मेजर बर्टन को और उसके दोनों पुत्रों की हत्या कर दी। क्रांतिकारियों ने शहर में जुलूस निकाला और महाराव के महल को घेर लिया। महाराव जो है अपने महल में ही एक प्रकार से कैद हो गए। फिर क्रांतिकारियों ने महाराव को एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया और इसमें शर्तें कितनी थी, 9। ये आपको संख्या याद रखनी है, 9 शर्तें थी उसमें। इनमें से एक शर्त ये थी कि मेजर बर्टन और उसके पुत्रों की जो हत्या है वह स्वयं महाराव के आदेश से की गई थी, ऐसी एक शर्त थी।
महाराव को क्रांतिकारियों की इच्छा अनुसार व्यवहार करने के लिए तब तक विवश होना पड़ा जब तक कि करौली से सैनिक सहायता प्राप्त नहीं हुई। कोटा को सहायता किससे मिली थी? करौली से। करौली का शासक कौन था उस टाइम? मदन पाल था। क्रांतिकारियों का कोटा शहर पर लगभग जो है 6 महीने तक अधिकार रहा। उन्होंने सरकारी गोदामों, बंगलों, दुकानों, अस्त्र शस्त्र के भंडारों आदि को लूटा और उसमें आग लगा दी। उन्होंने जिले के विभिन्न कोषागारों को भी लूटा। ऐसा लगता है कि क्रांतिकारियों को कोटा रियासत के अधिकांश अधिकारियों का समर्थन और सहयोग प्राप्त हो गया था। क्रांतिकारियों ने शहर में लूटमार और अत्याचार कर नगर के लोगों में भीषण आतंक पैदा कर दिया था। ये स्थिति तब तक बनी रही जब मेजर H.G. रॉबर्ट्स नसीराबाद से 5,500 सैनिक लेकर 22 मार्च 1858 ईस्वी को चंबल के किनारे पे पहुंचा। तो 1800 मतलब ये डेट याद रखनी, 22 मार्च 1858 ईस्वी को कौन आया था? मेजर H.G. रॉबर्ट्स आया था। इसने कोटा को जो है क्रांतिकारियों से मुक्त करवाया था। उसने तोपों से क्रांतिकारियों पर धुआंधार गोले बरसाए और उन्हें कोटा से बाहर भागने पर विवश किया। तब जाकर कोटा क्रांतिकारियों के नियंत्रण से मुक्त कराया जा सका। क्रांतिकारी नेता और विद्रोही सैनिकों को अमानुषिक दंड दिए गए। जयदयाल को गिरफ्तार करके उसे तोप से उड़ा दिया गया। ये भी प्रश्न बनता है, किसको तोप से उड़ा दिया गया? जयदयाल को। प्रश्न संख्या 53 है, कोटा का विद्रोह कब हुआ था? 20 जनवरी 1858 को, 15 अक्टूबर 1857 को, 26 सितंबर 1857 को, 21 नवंबर 1857 को। तो कोटा में जो विद्रोह हुआ था वो हुआ था 15 अक्टूबर 1857 को। 1857 के विद्रोह के दौरान कौन सी रियासतों के पॉलिटिकल एजेंट मारे गए थे? तो कौन कौन सी रियासतों के पॉलिटिकल एजेंट मारे गए थे? मारवाड़, बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, कोटा मारवाड़, कोटा बूंदी। तो इसका सही उत्तर है कोटा के और मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट मारे गए थे। कोटा पर अधिकार करने के बाद जयदयाल ने राम सिंह के साथ में, राम सिंह जो था कोटा का शासक था, उसके साथ में समझौता किया था जिसके तहत बर्टन और उसके पुत्रों की हत्या जो है इसका आरोप राम सिंह के ऊपर लगा दिया। मतलब राम सिंह के कहने पर ही उनकी हत्या की गई थी। इस समझौते में कितनी शर्तें थी? 2, 9, 14 और 13। तो इस समझौते में कितनी शर्तें थी? 9। प्रश्न संख्या 56 है, कोटा को क्रांति का गढ़ कहा जाता है। यहाँ कितने समय तक क्रांतिकारियों का अधिकार रहा था? 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने या 11 महीने? तो यहाँ पे लगभग 6 महीने तक क्रांतिकारियों का अधिकार रहा था। किसने नसीराबाद एवं करौली की सेना के सहयोग से 22 मार्च 1858 को कोटा को क्रांतिकारियों से मुक्त करवाया था? लॉर्ड रॉबर्ट, कर्नल हंटर, लॉर्ड सावरसार, मेजर H.G. रॉबर्ट्स। तो कोटा को जो है क्रांतिकारियों से मुक्त कराने का काम किया था मेजर H.G. रॉबर्ट्स ने। ये नसीराबाद और करौली की सेनाओं की सहायता से उसने कोटा को मुक्त करवाया था। अगला प्रश्न है, कोटा के किस विद्रोही क्रांतिकारी नेता को विद्रोह के बाद गिरफ्तार करके तोप से उड़ा दिया गया था? जियालाल, रतनलाल, जयदयाल, हरदयाल। इसका सही उत्तर है जयदयाल। जयदयाल को गिरफ्तार करके तोप से उड़ा दिया गया था। रामचंद्र और हीरालाल के नेतृत्व में अक्टूबर 1858 को किस रियासत में क्रांतिकारियों ने विद्रोह किया था? ध्यान रखना है दोनों नाम, रामचंद्र और हीरालाल। इसके नेतृत्व में जो है क्रांति कहाँ हुई थी? तो ऑप्शन है अपना भरतपुर, अलवर, धौलपुर और करौली। तो रामचंद्र और हीरालाल के नेतृत्व में क्रांति हुई थी धौलपुर में। आगे बढ़ते हैं, अब अन्य राज्यों में क्रांति है वो भी हम देख लेते हैं। राजस्थान में 1857 की क्रांति केवल मारवाड़, मेवाड़ और कोटा तक ही सीमित नहीं रही थी, अपितु इसकी गूंज राजस्थान के अन्य राज्यों में भी सुनाई दी। भरतपुर जो आगरा और मथुरा के काफ़ी निकट है, क्रांति के समय अशांत रहा। मथुरा में विद्रोह हो जाने के बाद भरतपुर शहर में उत्तेजना फैल गई। भरतपुर की सेना ने भी क्रांति का बिगुल बजा दिया। भरतपुर के महाराजा ने यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट, भरतपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट था उसका नाम याद रखना आपको, मेजर मॉरिसन, उसको उन्होंने क्या बोला कि आप भरतपुर छोड़ के चले जाइए, क्योंकि महाराजा को ये आशंका थी कि उसकी उपस्थिति से नीमच के जो क्रांतिकारी है वो भरतपुर पर आक्रमण कर सकते हैं। महाराजा की सलाह पर मेजर मॉरिसन भरतपुर छोड़कर चला गया। क्रांति की अवधि में भरतपुर रियासत की स्थिति बड़ी विषम थी। क्रांतिकारी सैनिकों की अनेक टुकड़ियां भरतपुर की सीमा से होकर गुजरी। भरतपुर की गुर्जर व मेवाती जनता क्रांति में पीछे नहीं रही, उसने खुलकर क्रांति में भाग लिया। जब पड़ोसी आगरा जिले में अंग्रेजों की शक्ति वहाँ के लाल किले की 4 दीवारी तक सीमित हो गई तो भरतपुर की जनता के मन में ये विश्वास भर गया कि अब भारत में ब्रिटिश सत्ता समाप्त होने जा रही है। उसके बाद में अलवर में भी दिल्ली के कुछ क्रांतिकारियों के आ जाने के कारण क्रांतिकारी गतिविधियां पनपने लगी। अलवर रियासत के
रियासत के गांवों के गुजरों ने अपने पड़ोसी राज्य भरतपुर की भांति ब्रिटिश विरोधी भावना का खुलकर प्रदर्शन किया। उन्होंने अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों से शासकों को काफ़ी परेशान किया। भरतपुर रियासत में भी गंभीर उपद्रव हुए। अक्टूबर 1857 ईस्वी के प्रारंभ में ग्वालियर और इंदौर के क्रांतिकारी, ध्यान रखना है, जो धौलपुर में क्रांतिकारी आए थे वो आए थे ग्वालियर से और इंदौर से। उसकी संयुक्त सेना धौलपुर में जो है प्रविष्ट हो गई थी। क्रांतिकारियों के प्रति सहानुभूति के कारण धौलपुर रियासत की सेना और अनेक अधिकारी राजा का साथ छोड़कर क्रांतिकारियों से मिल गए, जिससे धौलपुर की सत्ता खतरे में पड़ गई। क्रांतिकारियों ने धौलपुर पर खूब लूटमार की। उन्होंने वहां के राजा को घेरकर जान से मारने की धमकी दी। विवश होकर राजा को क्रांतिकारियों की मांगे जो है स्वीकार करनी पड़ी। धौलपुर में इन क्रांतिकारियों में एक तो थे राव रामचंद्र और एक थे हीरालाल। इनके नेतृत्व में राजा की जो अधिकांश है तोपों पर अधिकार कर लिया गया। उनकी सहायता से आगरा पर आक्रमण कर दिया। ये स्थिति तब तक बनी रही जब दिसंबर में पटियाला के शासक द्वारा भेजी गई सेना की सहायता से धौलपुर में व्यवस्था स्थापित नहीं होगी। मतलब धौलपुर में जो क्रांतिकारी थे वो आए थे बाहर से और सहायता के लिए भी बाहर से आए थे। जयपुर में महाराजा को उनके एक पदाधिकारी थे राव शिव सिंह। उन्होंने ये सलाह दी थी कि वे अंग्रेजों तथा मुगल बादशाह बहादुर शाह दोनों से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखें। ये राव शिव सिंह थे, उन्होंने ये जयपुर के महाराजा को सलाह दी थी कि हमें अंग्रेजों से और मुगल बादशाह बहादुर शाह दोनों से मित्रतापूर्ण संबंध बनाए रखने हैं। किंतु उनके प्राइवेट सेक्रेटरी थे पंडित शिवदीन ने महाराज पर अंग्रेजों का साथ देने के लिए जोर डाला। जयपुर में नवाब विलायत खां, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, जयपुर में कौन कौन थे? नवाब विलायत खां, मियाँ उस्मान खां, सादुल्ला खां। ये मुगल सम्राट से मिलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध क्रांति का षड्यंत्र रच रहे थे। मुगल सम्राट के साथ किए गए इनके पत्र व्यवहार की जानकारी महाराजों को मालूम हो गई। अतः उन्होंने सादुल्ला खां को राज्य से निष्कासित कर दिया और शेष दोनों को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। तो आपको ये नाम याद रखने हैं, जयपुर में कौन कौन थे? एक तो था नवाब विलायत खां, एक था मियाँ उस्मान खां और एक था सादुल्ला खां। आगे हम देखते हैं टोंक में भी नवाब की सेना ने मीर आलम खां के नेतृत्व में, ये याद रखना, टोंक में किसके नेतृत्व में? मीर आलम खां के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। टोंक का नवाब अंग्रेजों के साथ था। टोंक का नवाब किसका सहयोगी था? अंग्रेजों का सहयोगी था। मगर नवाब की सेना ने नीमच के क्रांतिकारियों को टोंक आने के लिए आमंत्रित किया और उनकी सहायता से नवाब के किले को घेर लिया। नवाब ने सैनिकों को डराने धमकाने का भरपूर प्रयास किया, किंतु वह सफल नहीं हो सका। प्रश्न संख्या 60 है, राजपुताना की एकमात्र रियासत जहाँ विद्रोह करने वाले और उसका दमन करने वाले सैनिक राजपुताना के बाहर के थे। अभी हमने देखा था धौलपुर में जो क्रांतिकारी कहाँ से आए थे? ग्वालियर और इंदौर से आए थे, ठीक है। और जो शासक भेजा गया था वो कहाँ का भेजा गया था? पटियाला का भेजा था। मतलब इसमें विद्रोह करने वाले और उसका दमन करने वाले दोनों कहाँ से आए थे? बाहर से आए थे। तो इसका उत्तर है धौलपुर। क्रांतिकारी नवाब विलायत खां, मियाँ उस्मान खां और सादुल्ला खां के नेतृत्व में किस रियासत में विद्रोह हुआ था? बीकानेर, जयपुर, कोटा और टोंक। तो ये तीनों जो थे वो थे जयपुर रियासत में। किस रियासत में महाराजा को उनके एक पदाधिकारी राव शिवदान ने ये सलाह दी थी कि हमें अंग्रेजों और मुगल बादशाह बहादुर शाह दोनों से मैत्रीपूर्ण संबंध रखने चाहिए, किंतु प्राइवेट सेक्रेटरी था शिवदीन ने अंग्रेजों का साथ देने की सलाह मतलब जोर डाला था। बीकानेर, जयपुर, भरतपुर और धौलपुर। तो ये थे अपने जयपुर के महाराजा। टोंक रियासत में विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? इस्लाम खां, वजीरुद्दौला, मीर आलम खां, नवाब खां। वजीरुद्दौला था वहाँ का शासक था। तो टोंक रियासत में जो नेतृत्व किया था वो किया था मीर आलम खां ने। अगला प्रश्न है 64, 1857 के विद्रोह के समय कौन सी रियासतों के शासकों ने अंग्रेजों का साथ दिया था? जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर। इसमें से कौन सी रियासतें थी जिसने अंग्रेजों का साथ दिया था? तो ये सभी रियासतें जो थी वो इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। जयपुर ने दिया था, अलवर ने, भरतपुर ने और धौलपुर ने। अब हम कुछ और डिटेल पढ़ लेते हैं। सलूम्बर और कोठारिया के जो ठाकुर थे उनका क्या योगदान था? अहुआ कहाँ पे पड़ता है? जोधपुर में पड़ता है। इसके ठाकुर थे कुशाल सिंह के प्रेरणा लेकर मेवाड़ के दो सामंत थे। एक तो थे ये जो सलूम्बर और कोठारिया थे ना, ये मेवाड़ के क्या थे? दो ठिकाने थे, उनके सामंत थे। सलूम्बर के थे रावत केसरी सिंह और कोठारिया के थे रावत ज्योत सिंह या जोत सिंह। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अपूर्व योगदान रहा। यह सही है कि मारवाड़ के सामंतों की भांति मेवाड़ के सामंतों ने खुलकर क्रांति में भाग नहीं लिया। जिस प्रकार से मारवाड़ के सामंतों ने
खुलकर भाग लिया था, वैसे मेवाड़ के सामंतों ने खुलकर भाग नहीं लिया था। किंतु अंग्रेजों का विरोध करने वाले क्रांतिकारी नेताओं और ब्रिटिश सत्ता के विरोधी जागीरदारों को सलूम्बर और कोठारिया के रावतों ने अपने यहाँ शरण दी थी। जो अंग्रेजों का विरोध करने वाले क्रांतिकारी नेता थे और ब्रिटिश सत्ता के जो विरोधी जागीरदार थे, उसको सलूम्बर और कोठारिया के रावतों ने अपने यहाँ शरण दी थी। उन्होंने क्रांतिकारियों के परिवार को भी आश्रय दिया था। सलूम्बर के रावत केसरी सिंह ने सलूम्बर का रावत था केसरी सिंह। उसने आसपास के जागीरदारों को साथ लेकर आहुआ के ठाकुर के स्वतंत्रता यज्ञ में भरपूर सहायता की। उदयपुर के महाराणा ने कंपनी सरकार के साथ जो संधि की, केसरी सिंह ने उसका खुलकर विरोध किया। एजीजी लॉरेंस ने केसरी सिंह की ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों को देखकर महाराणा उदयपुर पर यह दबाव डाला कि वे उसके विरुद्ध कार्रवाई करे, किंतु महाराणा उसके विरुद्ध कार्रवाई करने का साहस नहीं जुटा सके। अंग्रेजों द्वारा आहुआ गांव को तहस नहस कर दिया गया और आहुआ के ठाकुर खुशहाल सिंह निरीह अवस्था में इधर उधर भटक रहे थे। तब कोठारिया के रावत ज्योत सिंह या जोत सिंह ने उन्हें गले लगाया। उन्होंने कोठारिया में पेशवा नाना साहब और उसके परिवार को भी शरण दी थी तथा सब प्रकार की सुख सुविधा उपलब्ध करवाई। इस प्रकार ब्रिटिश सत्ता का विरोध कर व भावी परिणामों की चिंता न कर सलूम्बर व कोठारिया के रावतों ने अपूर्व त्याग और साहस का परिचय दिया। अगस्त 1858 ईस्वी तक समस्त भारत में विद्रोह को कुचल दिया गया। 1858 तक पूरे भारत में क्रांति को कुचल दिया गया। नवंबर 1858 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत का शासन ब्रिटिश ताज को सौंप दिया। ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया की ओर से भारत के सभी नरेशों के अधिकारों और विशेष अधिकारों को सुरक्षित रखने का आश्वासन दिया गया। उस टाइम महारानी जो विक्टोरिया थी, उसने जो है सभी राजाओं के अधिकारों और विशेष अधिकारों को सुरक्षित रखने का जो है आश्वासन दिया था। उदयपुर महाराणा ने इसका स्वागत किया और अंग्रेजों के सम्मान में भव्य दावत दी गई थी। उदयपुर के महाराणा थे, उन्होंने स्वागत किया था और अंग्रेजों के सम्मान में भव्य दावत भी दी गई। यद्यपि राजस्थान में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल रहा, किंतु विप्लव के बाद राजस्थान के परंपरागत ढांचे का स्वरूप बदल गया। आधुनिक शिक्षा का प्रसार, नए मध्यम वर्ग का जन्म, प्रशासनिक सेवाओं में जनसाधारण की नियुक्तियां, वैश्य समुदाय का सहयोग लिया जाने लगा, इन्हें महत्वपूर्ण पद और विभिन्न प्रकार के संरक्षण देना आदि कुछ इस तरह के कार्य होने लगे, जिससे राजपूतों का महत्व कम होता गया। राजस्थान के नरेश और जागीरदार अब अंग्रेजों पर पूरी तरह से निर्भर हो गए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 65। 1857 के विद्रोह के समय कौन सी रियासतों के शासकों ने अंग्रेजों का साथ दिया था? करौली, सिरोही, टोंक, बीकानेर। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। इन सभी रियासतों ने जो है अंग्रेजों का शासन साथ दिया था। आगे 4 और रियासतें आई थी इससे पहले, वो भी आपको याद रखनी है और ये भी याद रखनी है। अगला प्रश्न है कौन सी रियासत के शासक ने 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजों का कोई विशेष सहयोग नहीं किया था? डूंगरपुर ने किया था, बांसवाड़ा ने किया था, प्रतापगढ़ ने किया था, पर बूंदी ने कोई भी विशेष सहयोग नहीं किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 67। कौन सी रियासतों ने तात्या टोपे का कोई विशेष सहयोग नहीं किया था? तात्या टोपे जो राजस्थान में आया था, तो उसका कौन सी रियासत ने सहयोग नहीं किया था? मारवाड़, मेवाड़, जयपुर और झालावाड़। तो ये सभी रियासतें थी जिन्होंने तात्या टोपे का कोई विशेष सहयोग नहीं किया था। अब हम देखेंगे 1857 की क्रांति जो हुई थी वो असफल क्यों हुई थी, उसके कारण क्या है, वो कारण भी आपको अच्छे से ध्यान होना चाहिए। राजस्थान के राजाओं ने अंग्रेजों के प्रति अपनी झुकने की प्रवृत्ति का परिचय दिया। अंग्रेज जो राजा थे ना, वो अंग्रेजों के प्रति झुक गए थे, इसलिए क्रांति असफल मानी जाती है। जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सिरोही, टोंक, बीकानेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ आदि के शासकों ने विप्लव की आंधी को रोकने के लिए ब्रिटिश सत्ता को सहयोग दिया। ये सभी रियासतों ने देखो ब्रिटिश को सहयोग दिया था। मुगल सम्राट बहादुर शाह तथा स्थानीय विद्रोहियों ने राजस्थानी राजाओं को स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व प्रदान करने हेतु आमंत्रित किया, पर इसके बाद भी उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। मुगल सम्राट ने उनको बोला था कि हम आपका सहयोग करेंगे, नेतृत्व प्रदान करेंगे, परंतु फिर भी राजाओं ने अंग्रेजों का साथ दिया था। दूसरा कारण, राजस्थान के विद्रोहियों में आपसी एकता और संपर्क का अभाव था। आपस में एकता नहीं थी, संपर्क नहीं हो रहा था। कोटा, नसीराबाद, भरतपुर, धौलपुर, टोंक आदि में अलग अलग समय पर क्रांति हुई। अगर क्रांति एक ही समय पर होती ना, तो ये कुछ और बात होती। अलग अलग समय पर हुई, इसलिए अंग्रेजों को विद्रोहियों से निपटने का अवसर मिल गया। इसलिए अंग्रेज जो थे वो विद्रोह से निपटने में सफल हो गए। मारवाड़, मेवाड़, जयपुर आदि के नरेशों ने तात्या टोपे के किसी प्रकार का सहयोग नहीं किया। मारवाड़, मेवाड़ और जयपुर, इन्होंने तात्या टोपे को कोई सहयोग नहीं दिया था।
राजस्थान की 18 रियासतों में संगठन और एकता का अभाव था। नेतृत्व के लिए जब मेवाड़ के महाराणा से संपर्क किया तो नेतृत्व प्रदान करने के बजाय उन्होंने शासकों के पत्र व्यवहार संबंधी सारे कागजात ब्रिटिश अधिकारियों को सौंप दिए। देख लीजिए, जब मेवाड़ महाराणा से संपर्क किया गया तो उन्होंने क्या किया, जितने भी पत्र व्यवहार संबंधी सारे कागजात थे ना, वो ब्रिटिश अधिकारियों को सौंप दिए थे। राजस्थान अनेक देशी रियासतों में बटा हुआ था, इस कारण क्रांतिकारियों का कोई केंद्रीय संगठन नहीं था। उनमें नेतृत्व का भी सर्वथा अभाव था। क्रांतिकारियों के बीच आपस में संपर्क भी नहीं था, कोई भी संपर्क नहीं था। उनमें त्याग और बलिदान की भावना तो थी, किंतु उसमें न तो अंग्रेजों जैसा कोई रण कौशल था और न ही वे अंग्रेज सैनिकों के समान प्रशिक्षित थे। इसके अतिरिक्त क्रांतिकारियों को धन, रसद और हथियारों की कमी का भी सामना करना पड़ा। अंग्रेजों ने अन्य क्षेत्रों में हुई क्रांति का दमन करते हुए जून 1858 ईस्वी तक उत्तर भारत के अधिकांश भागों पर पुनः अपना नियंत्रण कर लिया। इस कारण उन्होंने राजस्थान में हुई क्रांति का दमन करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी। उत्तर भारत में सभी को उन्होंने नियंत्रण स्थापित कर दिया था, इसलिए पूरी ताकत उन्होंने कहाँ लगा दी, राजस्थान में लगा दी। अब 1857 की क्रांति असफल तो हो गई, इसके परिणाम क्या हुए वो देखते हैं। सन 1857 की क्रांति के असफल होने के बाद राजस्थान की रियासतें ब्रिटिश संरक्षण में चली गई। जितनी भी रियासतें थी उनको संरक्षण किसका मिल गया, ब्रिटिश का मिल गया। ब्रिटिश सम्राट ने राजस्थान की सभी रियासतों में कंपनी द्वारा की गई संधियां जारी रखी, जो भी संधियां की थी वो जारी रखी। राजस्थान की जनता पर अब गुलामी का दोहरा अंकुश हो गया। एक तो वे रियासती राजाओं के अधीन थे, दोहरा अंकुश हो गया था। एक तो राजा के अधीन थे, दूसरा अंग्रेजों का भी उन पर नियंत्रण हो गया था। परिणाम स्वरूप ये निश्चित हो गया कि निकट भविष्य में राजस्थान में स्वतंत्र आंदोलन का कोई भविष्य नहीं है। अब भविष्य में ऐसा कोई भी नहीं होगा कि राजस्थान में स्वतंत्र आंदोलन हो सके, क्योंकि एक तो राजाओं का शासन हो गया और उसके ऊपर किसका हो गया, अंग्रेजों का हो गया। अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के कारण भी लोगों में राष्ट्रीय जागृति का प्रादुर्भाव हुआ। सब धर्म, सब देशी, सब राज, सब भाषा के फलस्वरूप लोगों में क्रांति की भावना पुनः पल्लवित हुई। इस भावना का बल प्रदान करने वालों में अर्जुनलाल सेठी, फिर वो हम प्रजामंडल आंदोलन पढ़ेंगे उसमें वापस ये नाम आएंगे, केसरी सिंह बारठ, गोपाल सिंह खरवा आदि अग्रणी माने जाते हैं। इस क्रांति की असफलता ने भावी संगठित आंदोलन की भूमिका तैयार कर ली थी। फिर आंदोलन और हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 68। कवि गिरधर दान नाम याद रखना। उसने किस युद्ध के संबंध में दोहे लिखे थे, कोटा, डाबड़ा, आउगा या नीमच। उन्होंने जो है नीमच के युद्ध के संबंध में जो है दोहे लिखे थे। तो 68 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 69 है हुरडा सम्मेलन का आयोजन कब हुआ, 17 जुलाई 1735, अक्टूबर 1735, 17 जुलाई 1734। तो हुरडा सम्मेलन जो हुआ था वो हुआ था 17 जुलाई 1734 को। राजस्थान में मराठों के बढ़ते हस्तक्षेप को खत्म करने के उद्देश्य से मेवाड़ राज्य की सीमा में स्थित हुरडा गांव में, मेवाड़ राज्य की सीमा पर स्थित है, उसमें जयपुर के शासक थे सवाई जय सिंह। उसके प्रयासों से एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। मेवाड़ के महाराणा थे जगत सिंह द्वितीय, उन्होंने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। इस सम्मेलन में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, किशनगढ़, नागौर, बीकानेर, बूंदी, करौली आदि राज्यों के शासकों ने भाग लिया। 17 जुलाई 1734 ईस्वी को एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके अनुसार सभी शासकों ने विपत्ति के समय सहयोग देने का वादा किया और वर्षा ऋतु के बाद मराठों के विरुद्ध कार्रवाई हेतु रामपुरा में एकत्रित होना तय किया गया। हुरडा सम्मेलन में किसी राजा के शत्रु को अपने राज्य में आश्रय या शरण न देने की शपथ भी ली, परंतु रियासतों की स्वार्थी नीतियां, आपसी द्वेष और क्रियाशील नेतृत्व के अभाव के कारण ये सम्मेलन जो है असफल रहा था। अंतिम प्रश्न है 1803 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ संधि करने वाले अलवर राज्य के शासक का नाम क्या था। 1803 में अंग्रेजों के साथ संधि की थी, अलवर का राजा कौन था, प्रताप सिंह, बख्तावर सिंह, रणजीत सिंह या जय सिंह। तो इसका सही उत्तर है बख्तावर सिंह। नवंबर 1803 ईस्वी में अंग्रेज सेनापति लॉर्ड लेक ने लासवाड़ी के युद्ध में मराठा शासक सिंधिया को जो है निर्णायक युद्ध में पराजित कर दिया। ये याद रखना, लासवाड़ी का युद्ध कब हुआ था, नवंबर 1803 में। लॉर्ड लेक ने जो है सिंधिया को हरा दिया था। मराठों की इस पराजय ने राजपूत शासकों के लिए मराठों की अधीनता से मुक्ति पाने तथा अंग्रेजों के साथ संधि करने का स्वर्णिम अवसर प्रदान किया। सर्वप्रथम 1803 ईस्वी में भरतपुर और अलवर राज्य ने ब्रिटिश राजपूत संधि पर हस्ताक्षर किए। सबसे पहले भरतपुर और अलवर ने किए कब, 1803 में। उस समय अलवर का शासक कौन था, बख्तावर सिंह था। 1811 ईस्वी में सैटन के स्थान पर चार्ल्स मैटकॉफ दिल्ली का रेजिडेंट बना। उसने गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो को सुझाव दिया कि मराठों और पिंडारियों की विध्वंसकारी कार्रवाई को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश संरक्षण में राजपूत राज्यों का परिसंघ बना लिया जाए। ये किसने कहा था, ये कहा था चार्ल्स मैटकॉफ ने। किसको कहा था, लॉर्ड मिंटो को कहा था।
तो इस प्रकार से ये हमारी 1857 की जो क्रांति होती है वो कंप्लीट होती है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब अवश्य करें। नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे इससे संबंधित प्रजामंडल आंदोलन देखेंगे या फिर प्रमुख क्रांतिकारी देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.